हेलो हेलो हेलो, अब आवाज आ रही है कि हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। प्राउड गेनियंस, क्या हाल चाल। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है बेटा। चलिए चलिए, अब वॉइस मुझे लगता है क्लियर है, तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। वॉइस क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए। थोड़ा सा डिस्टरबेंस और लो एनर्जी के लिए सॉरी। 3 दिन और 2 रात हो गए मुझे सोए हुए। बस सुबह 5 साढ़े 5 के राउंड सोया था और अभी 6:30 7 बजे के राउंड उठ गया, उससे ही पहले ही। तो नींद भी नहीं आ रही थी, थोड़ा एक्साइटमेंट भी था और टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। बहुत सारे बच्चों की समस्याओं को समझा। और आप सभी को बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन हो कि अगेन एक और बच्चा हमसे पढ़ा हुआ था, उसने फॉर्म भरा था लेकिन से कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया। और क्योंकि वो है भी बहुत दूर से, त्रिपुरा से, तो 2 बच्चों के फिज़िक्स वाला से 720 आउट ऑफ 720 आ रहे हैं। 2 बच्चों के हैं फिज़िक्स वाला से जिसके 720 आउट ऑफ 720 आ रहा है। एक बच्चा तथागत और दूसरा चांद। ये एक यकीन से पढ़ा है और एक अर्जुना और लक्ष्य से पढ़ा है। एक किससे पढ़ा है? यकीन से। तथागत किससे पढ़ा है? यकीन से। और दूसरा अर्जुना एंड अर्जुना प्लस लक्ष्य से पढ़ा है। अर्जुना प्लस लक्ष्य से पढ़ा है। तो 2 बच्चों के AIR 1 आए हैं PW से। 2 बच्चों के AIR 1 आए हैं, बहुत खुशी हुई। और जो चांद है, चांद ने बोला है चांद ने बोला है कि सर लक्ष्य अर्जुना तो पढ़े ही थे, पूरा उत्थान को एक एक चीज़ फॉलो किया है। और उत्थान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है उत्थान? इस तरीके से इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे लेवल अप क्वेश्चन से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। ठीक है, नीट में आसान सवाल ही आते, लेकिन सिर्फ आसान सवाल करते रहोगे तो इसका विकास नहीं होगा। ठीक है। हम्म। तो कैसा लग रहा है उन लोग, सभी लोगों को जवाब देते हुए जो कहते थे फिजिक्स वाला से कभी 720 नहीं आ सकते, फिजिक्स वाला से कभी AIR 1 नहीं आ सकते? क्या उन लोगों को हमने जवाब दे दिया है? क्या उन लोगों को हमने जवाब दे दिया है? तो ये कहते थे फिजिक्स वाला से कभी नहीं। अरे कोई भी मेहनत करेगा, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, रिजल्ट आ जाएगा। कोई भी मेहनत करेगा, ऑनलाइन हो व ऑफलाइन हो, रिजल्ट आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। और हाँ, थोड़ी बहुत, मतलब ऐसा नहीं है यार, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है। कहीं कहीं चीटिंग का केस आया है और 718 719 पे NTA ने क्लियरिफिकेशन दिया है कि कहीं पे टाइम कम मिला था बच्चों को। जहाँ पे एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पे टाइम कम मिला था, वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया है और 3 4 क्वेश्चंस गलत थे एग्ज़ाम में। री एग्ज़ाम में कहीं किसी सवाई माधोपुर सेंटर पे राजस्थान में री एग्ज़ाम हुआ था। उस री एग्ज़ाम में 4 सवाल गलत थे और कुछ टाइम का कैलकुलेशन था, तो उसने नॉर्मलाइजेशन किया जिसकी वजह से आपको 718 719 नंबर दिख रहे हैं। NTA ने बताया है ये। ठीक है, NTA ने बताया। हाँ, ये मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है 718 719 में। NTA ने उसको क्लियर कर दिया है। और दूसरा ये ज़रूर कह सकता हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब रैंक ऊपर गया, कट ऑफ ऊपर गया है। उसका रीज़न है पेपर बहुत आसान था। ठीक है ना, उसका रीज़न था पेपर बहुत आसान था। ठीक है ना। बाकी अगर कुछ होगा तो हम आपके साथ हैं। और के बारे में अगर जो कुछ भी करना होगा, जैसा करना होगा वैसा करेंगे। हर चीज़ पे हम जवाब मांगेंगे और NTA से इंश्योर कराएंगे कि अगली बार ऐसी कोई चीज़ें ना हो और चिटिंग ना हो और पेपर थोड़ा बढ़िया बनाए। अब ये NTA मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ जो मुझे बोल रहा है, NTA ने ऐसा बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई। NTA ने ऐसा रिलीज़ किया है नोटिफिकेशन। NTA ने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया बेटा। बाकी अगर चलना है धरना देने तो आओ, देखते हैं कितने लोग आओगे। घर से बैठ के कमेंट करना बहुत आसान होता है। आ जाओ, चलते हैं।
थोड़ा पेपर इजी था, जिसके वजह से देखो ना, बायो में भी सेक्शन ए सेक्शन बी बहुत इजी, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी। फिजिक्स का सेक्शन ए सेक्शन बी में कोई फ़र्क था? अब तुम सिलेबस भी कम कर दोगे, टाइम भी थोड़ा बढ़ा दोगे, और सेक्शन ए सेक्शन बी में एकदम सेम लेवल के सवाल डाल दोगे, कैसे होगा? हटाना है, आ जाओ फिर, चलो 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 फिर। चलो फिर, आओ। हाँ, थोड़ी बहुत न्यूज़ है, बाकी देखो पेपर इजी था इसीलिए कट ऑफ ज़्यादा आया है, ये रियलिटी को भी एक्सेप्ट करो। और दूसरी रियलिटी है, थोड़ी गड़बड़ हुई है, ये पूरा रिजल्ट ही गड़बड़ नहीं है। हाँ, थोड़ी गड़बड़ हुई है, मैं भी ऐसा लग रहा है, अब मुझे भी नहीं पता, ऐसा लग ज़रूर रहा है। किसी के बारे में तुरंत से बहुत निगेटिव राय नहीं बनानी चाहिए, ऐसा लग रहा है गड़बड़ हुई है। और अगर हुई है तो हम पूरे तरीके से साथ है, जो करना होगा वो करेंगे बच्चों के लिए, ठीक है। हाँ, ये त्रिपुरा से है, हाँ वेरी गुड। ये पहला ऐसा बच्चा आया है सेलेक्ट होके भी और सीधा AIR 1, ये चांद त्रिपुरा से है। ये बहुत प्राउड वाली बात है, अगर आप उस साइड से हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब बहुत प्राउड वाली बात है कि त्रिपुरा से ऐसे बच्चे सेलेक्ट होके आ रहे हैं। त्रिपुरा से ऐसे बच्चे सेलेक्ट होके आ रहे हैं, और हम जवाब मांगेंगे। थोड़ी भी अगर कहीं गड़बड़ हुई है, थोड़ी भी कहीं गड़बड़ हुई है, थोड़ी सी भी कहीं गड़बड़ हुई है, तो मेहनत करने वाले बच्चों के साथ वो इनजस्टिस है, और ऐसा दोबारा दोबारा क्या, इस बार भी नहीं होना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। चलते हैं, बहुत गलत है, ठीक है, चलिए आइए। तो अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो मैक्सिमा मिनिमा का रिवीजन करेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा का रिवीजन करेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे। एक बहुत सारे बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। एक बच्चा कल मुझे मिला, विद्यापीठ में गया था, है ना, एक विद्यापीठ में गया था, तो वहाँ पे एक बच्ची बोली, और बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, तो अब तो सारा कन्फ्यूज़न खैर पिछले साल भी ख़त्म हो गया था, कोई कन्फ्यूज़न बचा नहीं था कि रैंक और रिज़ल्ट कैसे आता है और कितना पढ़ना पड़ता है, ये हमारा नाम ही काफ़ी है। पिछले बार बता दिया था, लेकिन फिर भी लोग थे आए दिस दैट करते थे, तो फिर से इस बार मैं आपको बता दूं, टॉप 100 में 6 बच्चे वैसे हैं जो सिर्फ मैंने पढ़ाए हैं। 6 बच्चे, फिज़िक्स सारा सब्जेक्ट में फिज़िक्स, टॉप 100 में 6 बच्चे हैं, और उसके बाद तो बहुत सारे बच्चे हैं, उसके बाद अनकाउंटेबल 6 बच्चे हैं। पहली बात, पढ़ना पड़ता है। दूसरा, बहुत सारे बच्चों का थोड़ी दिक्कत आएगी, कठिनाई आएगी। के लिए मैं पहले बता दूं, एक बच्ची मिली कल मुझे, विद्यापीठ में पढ़ रही है वो, सर लास्ट ईयर यकीन 2.2 में पढ़ती थी, जब आपसे मैं क्लास लेती थी, जब पढ़ती थी तो थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता था, और मुझे लगता था ये थोड़ा लेवल हाई है, तो मैंने कहीं और शिफ्ट कर लिया, मतलब कहीं और यकीन में शिफ्ट कर लिया मैंने। लेकिन धीरे धीरे जब अब पढ़ा तो अब रियलाइज़ हुआ कि अरे यार गड़बड़ हो गया, कर लेना चाहिए था उस समय पे कोशिश, कि वो तो एकदम ही बेसिक था और उतना तो करना ही पड़ेगा सेलेक्ट होने के लिए। तो हज़ारों बच्चे आते हैं, हज़ारों बच्चे का लेवल किसी का यहाँ पे होता है, किसी का यहाँ पे, किसी का यहाँ पे, किसी का यहाँ पे, किसी का यहाँ पे, किसी का यहाँ पे। तो कई लोगों को पढ़ने में दिक्कत आती है। तो तुम क्या चाहते हो? पढ़ने में दिक्कत आए थोड़ी, लेकिन हम दिमाग लगाएं, संघर्ष करें, चीज़ें सीखें और एग्ज़ाम अच्छा जाए? या तुम ये चाहते हो कि पहले हम क्लास में खुश रहें, गुना भाग सीखें, और फाइनली एग्ज़ाम में जाके फ्लिप ना हो, वहाँ पे दिक्कत आए? वॉट यू वांट, वॉट यू वांट? और भाई मेहनत करते हैं साल भर, और वैसा साल भर हमसे पढ़ के बच्चा रिजल्ट लाया तो बोलेंगे ना, क्यों नहीं बोलेंगे? आपको खराब लग रहा है, कई लोगों को लगता है अरे एटीट्यूड में है। जब हम 20 घंटे लगातार खड़े रहते तब नहीं कहते हो कि एटीट्यूड में है। जब ये पूरा का पूरा उत्थान इतना इतना नया कंटेंट बना के पढ़ाते हो तब कहाँ जाता है तुम्हारा एटीट्यूड? इतना मेहनत करते तो काहे नहीं कहते हो एटीट्यूड? आज रिजल्ट आया है तो बताएंगे, बताएंगे क्यों नहीं बताएंगे? पढ़ाए हैं तो बताएंगे ना। AIR 1 को मैंने पढ़ाया है, दो AIR 1 को मैंने पढ़ाया है, AIR 86 को, अरिंदम को मैंने पढ़ाया है, 88 को मैंने पढ़ाया है, 86 को मैंने पढ़ाया है, और एक और है 90 के आसपास। उसके बाद AIR 119 को मैंने पढ़ाया है, AIR 134 को मैंने पढ़ाया है, AIR 129 को मैंने पढ़ाया है,
180 को मैंने पढ़ाया, 234 को पढ़ाया, 838 को पढ़ाया है, सबको पढ़ाया है। तो क्यों नहीं बोलेंगे? मेहनत किया है, बच्चों को पढ़ के समझ आया, बच्चों ने नंबर लाया है, क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे हमने पढ़ाया है। दो AR1 को जिसके 720 में 720 आए हैं, 86 को, 88 को, 93 को, उसके बाद 119 को, 134 को, फिर अब कुछ गलत नहीं बोलना चाहता हूँ मैं, 100 से 200 में 8-10 बच्चों को पढ़ाया है, 200 से 1000 में लगभग 100 के आसपास बच्चे पढ़ाए हैं। ठीक है, चलो। तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि क्लास में लेवल अप है या संघर्ष करना पड़ रहा है ज़्यादा, या नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करा रहे हैं सर, कभी कभी ऐसा लगेगा तो टिके रहना, मेहनत करना। ठीक है, आओ थोड़ी सी मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी 3 दिन से सोया नहीं हूँ मैं, 2 रात और 3 दिन से बिल्कुल भी नहीं सोया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है? तो मैक्सिमा मिनिमा, हम किसके मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं? सबसे पहले हम ये रिवीजन करके समझ लेते हैं, किसके मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहे हैं? हम y के मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। हम y के मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो ये देखो y बढ़ रहा, y यहाँ पे कहीं मैक्सिमम हुआ तो घटेगा, क्योंकि सर ये अगर मैक्सिमम है तो इससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती है, अगर ये मैक्सिमम है तो इससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, इसके बाद मतलब घटा ऐसे जाएगा। तो ये कुछ ग्राफ बना, तो ये y की मैक्सिमम वैल्यू है किसी पर्टिकुलर x पे, और ये y की देखो मिनिमम वैल्यू है, y की मिनिमम वैल्यू है किसी पर्टिकुलर x2 पे। तो यहां पे x का क्या सिग्निफिकेंस है? x का क्या सिग्निफिकेंस है? x का सिग्निफिकेंस ये है कि इस पर्टिकुलर x पे यहां पे y मैक्सिमम मिलेगा, और इस पर्टिकुलर x2 पे ये y मिनिमम मिलेगा। ये x का सिग्निफिकेंस है, किस पॉइंट पे y मैक्सिमम है, किस पॉइंट पे y मिनिमम है, ये सिग्निफिकेंस है x का। अगर मैं मैक्सिमा की बात करूं, एट मैक्सिमा, तो एग्जैक्टली एट मैक्सिमा स्लोप इज 0। तो मैक्सिमा वहीं पे होगा जहां पे स्लोप 0 होगा, चाहे किसी चीज की मैक्सिमा हो वो वहीं पे होगा जहां पे स्लोप 0 होगा। जैसे ये कंसेप्ट यहां पे आप एक्स्ट्रा ऐड करना, रिवीजन भले ही करा रहे, ये कंसेप्ट ऐड करना कि y मैक्सिमम वहीं पे है जहां पे dy by dx 0 है। हाँ, ऑफ कोर्स इन अ मिनिमा dy by dx जहां 0 होगा, स्लोप जहां 0 होगा वहीं पे y मिनिमम होगा, स्लोप जहां पे 0 होगा वहीं पे y मिनिमम होगा। हाँ सर, तो ये चीज ऐड करना बेटा, बाद में बच्चों को फील करने में दिक्कत आती है और कहते हैं ये कैसे हुआ, तो मैं यहां लिख रहा हूं, इसको नोट्स में ऐड करना। मान लो E तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। E तेरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड will be maximum, electric field will be maximum at dE by dx is equal to 0। ऑफ कोर्स मिनिमम भी हो सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E will be maximum minimum at dE by dx is equal to 0। इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा जहां पे उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 0। तो कोई भी चीज वहीं पे मैक्सिमा या मिनिमा होता है जहां पे उसकी डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। जहां पे उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है? 0 होती है। y वहीं पे मैक्सिमा या मिनिमम होगा जहां पे उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 0 होगी। जहां पे उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 0 होगी। बता, समझ में आया क्या? जैसे मैं फोर्स की बात करूं, F मान लो फोर्स है, कुछ भी है, फोर्स है, मोमेंटम है, यहां पे आप कह सकते फोर्स विल बी मैक्सिमम और मिनिमम एट df बाई dt या dx, जो भी जिसका भी फंक्शन है, यहां पे x के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा होगा तो x के साथ करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा हो तो टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, df बाई dt इज 0। तो कोई भी चीज मैक्सिमा या मिनिमा वहीं पर होती है जहां पे उसकी डिफरेंशिएशन क्या हो? 0। कोई भी चीज की अगर मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे तो वहीं पे होगी जहां पे डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, लेकिन सर यहां पे या तो मैक्सिमा होगा नहीं तो मिनिमा होगा, वो हम कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले अच्छी चीज तो ये है बेटा कि 80% सवाल में या तो मैक्सिमा होता है नहीं तो मिनिमा होता है फिजिक्स में। जब आपको फिजिक्स से सवाल आएंगे, तो ये तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो सारी पढ़ेंगे, लेकिन फिजिक्स से जब सवाल आते हैं तो ये वाली चीज
80% क्वेश्चन में सिर्फ मैक्सिमा या सिर्फ मिनिमा होता है। तो क्या आपका टेंशन खत्म हो गया? बताओ, टेंशन खत्म हो गया तो कमेंट बॉक्स में स्माइली बना के भेज दो कि सर ठीक है, फिर तो या तो मैक्सिमा या मिनिमा ही दोनों में से कुछ होगा, सिर्फ मैक्सिमा या मिनिमा में से दोनों कुछ में से कुछ होगा, तब तो ठीक है सर, क्या दिक्कत है, हम स्लोप जीरो कर देंगे और स्लोप जीरो से जो एक्स आएगा या वहां पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, और दोनों में से सवाल में एक ही पूछा होगा, तो जो पूछा होगा आंसर करेंगे। फील है? मैं कह रहा हूं जो पूछा होगा वो आंसर कर देंगे, हमको क्या दिक्कत है, सिर्फ मैक्सिमा या मिनिमा ही होता है। 90% को 80% क्वेश्चन में सिर्फ मैक्सिमा या मिनिमा होता है, तो या तो मैक्सिमा होगा तो नहीं तो मिनिमा होगा, जो हम निकालेंगे वो होगा, जो हम निकालेंगे वो होगा, या तो मैक्सिमा होगा नहीं तो मिनिमा होगा, जो हम निकालेंगे वही होगा। सही बात है कि नहीं बताओ? हाँ सर। चलो दूसरी बात, सर एग्जैक्टली मैक्सिमा ही है वो कैसे पता चलेगा? फिर देखो यहां पे स्लोप बेटा पॉजिटिव है, यहां पे जीरो, यहां पे निगेटिव है, मैक्सिमा पे ग्राफ रोता हुआ है, मतलब इसका स्लोप घट रहा है, तो स्लोप घट रहा है तो इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका डबल डिफरेंशिएशन बेटा निगेटिव होगा। मैक्सिमा पे डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है, क्यों? देखो ना, घट रहा है, रो रहा है, इसलिए निगेटिव है। और मिनिमा पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है। मिनिमा पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है क्योंकि ग्राफ हंस रहा है, तो इसका स्लोप लगातार बढ़ेगा, तो चेंज इन स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। चेंज इन स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। चेंज इन स्लोप बेटा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। चेंज इन स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं? बताओ अच्छे समझ में आया कि नहीं? हाँ चलो अब सवाल करते हैं, जैसे मैंने तुम्हें समझाया ना, सवाल करते देख। इफ y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है सर, ये y है। अब यहां पे सॉल्यूशन करते हैं। देखो डी मुझे पता करना है फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ y। अब जो होगा वो निकालेंगे। अब y बराबर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये फंक्शन है। हमें पता है कि y विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, हमें नहीं पता मैक्सिमा होगा या मिनिमम होगा, मैक्सिमम और मिनिमम एट dy बाई डी एक्स इज 0। जहां पे dy बाई डी एक्स 0 होगा वहीं पे y मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो dy बाई डी एक्स हम निकालेंगे, जैसे ये y है इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये होगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 4x में माइनस 4 बाहर, x का डिफरेंशिएशन बेटा 1 प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 0। और जो डिफरेंशिएशन हमने निकाला है, जो स्लोप, इसी को तो कहते हैं स्लोप, सिंगल डिफरेंशिएशन को हम कहते हैं स्लोप। जो स्लोप हमने निकाला उसको 0 रख दो, ठीक है सर। तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 2 आया। तो एक ही जगह स्लोप 0 है कि दो जगह पे? सर एक ही जगह स्लोप 0 है। अगर बेटा एक जगह पे स्लोप 0 हो तो ये समझ लेना कि या तो वहां पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, एक ही होगा। मैक्सिमा एंड मिनिमा में से एक ही होगा, एक ही होगा। मैक्सिमा या मिनिमा में से एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकते। मैक्सिमा और मिनिमा में से एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकते। मैक्सिमा और मिनिमा में से एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकते। सर एकदम फील आ गए लोग, वही तो एकदम फील आ गया। मैक्सिमा एंड मिनिमा में से एक ही हो सकता है, दोनों नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक ही जगह स्लोप 0 है, या तो मैक्सिमा होगा नहीं तो मिनिमा होगा। अब एग्जैक्टली मैक्सिमा है या मिनिमा, ये कैसे चेक करते हैं? सर डबल डिफरेंशिएशन से। अब डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है कि एक बार जो हमने किया है सिंगल डिफरेंशिएशन, ये 2x माइनस 4, इसका एक बार और कर दो। भले ही 0 रखा था चेक करने के लिए ना, कि स्लोप 0 रख के देखते हैं। ये सिंगल डिफरेंशिएशन है 2x माइनस 4, तो डबल डिफरेंशिएशन क्या 2 आ जाएगा। 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे क्या होता है? तो पॉजिटिव पे मिनिमा होता है। पॉजिटिव हंसता हुआ ग्राफ, पॉजिटिव ग्राफ, देखो पॉजिटिव क्यों है वो, ऐसे याद रखो। कोई भी चीज पॉजिटिव क्यों? क्योंकि मिनिमा आ गया, उसके बाद ग्रोथ होगा, इसलिए वो पॉजिटिव है। तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया, मतलब यहां पे मिनिमा होगा। एट x इज इक्वल टू 2 पे, एट x इज इक्वल टू 2, y विल बी मिनिमम, y विल बी मिनिमम। तो यहां से y की वैल्यू x बराबर 2 पे मिनिमम आएगी। तो y के फॉर्मूले में, ये y का फॉर्मूला है, यहां पे x को 2 रखो, तो हम रखेंगे 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 5, 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 8 प्लस 5, तो 5 4 9, 9 में से 8 जाएगा 1। अच्छा, ये मिनिमा ही होगा। इसका मैं एमआर स्टार बता दूं बिना डबल डिफरेंशिएशन के, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ये वाली मजदूरी तो साला कुछ भी हो जाए नहीं करने दूंगा। ये वाली मजदूरी कुछ भी हो जाए मैं नहीं करने दूंगा, ये मैंने प्रॉमिस किया था। क्या इसका एमआर स्टार जैसा कोई चीज बता दूं? क्या इसका एमआर स्टार जैसा कोई चीज बता दूं? सर बताओ। सुनना बेटा, देखो यहां पे ग्राफ जब बनाओगे तो मोटा मोटा ग्राफ का नेचर कौन डिसाइड करेगा? ये एक्स वाला टर्म कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म? देखो ना, एक्स वेरी करने से ये ज्यादा वेरी करेगा ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। और ये कैसा बन रहा? अपवर्ड पैराबोला।
तुम कैसा भी अपवर्ड पैराबोला हो, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, कोई भी अपवर्ड पैराबोला बनाओ, उस अपवर्ड पैराबोला में y तो बढ़ता जा रहा है, मिनिमम लिमिट y की मिनिमम लिमिट कुछ मिलेगी, मतलब यहां पे y मिनिमम ही मिलेगा, क्योंकि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 में एग्जैक्टली ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, थोड़ा आगे पीछे करेगा, लेकिन बनेगा तो अपवर्ड पैराबोला जैसा। हाँ, अगर अपवर्ड पैराबोला है तो ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है, ऊपर का लिमिट नहीं है, लेकिन नीचे का लिमिट तो y मिनिमम है। हाँ, तो y मिनिमम मिल गया। ओ भाई साहब, क्या यहां पे कंसेप्ट सिखाई है, बता क्या कंसेप्ट सर। अगर किसी भी फंक्शन में ये वाला टर्म आपका जो इसका पावर ज्यादा है वो वाला टर्म पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर उठेगा। अब ग्राफ सुनना मैं क्या कंसेप्ट सिखाया, मान ले ऐसा है, मुझे नहीं पता ग्राफ एग्जैक्टली कहां कट करेगा, कैसा बनेगा, अभी डैश फर्क नहीं पड़ता, तो कैसा भी ग्राफ बना, क्या यहां पे y की मिनिमम लिमिट तो मिल रही है, मैक्सिमम तो कहीं भी जा सकता है, सोच, मिनिमम लिमिट तो मिल रही है, मैक्सिमम तो कहीं भी जा सकता है, सोचो। सर अगर कोई ऐसा फंक्शन होता y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 तो क्या करते, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बनता, यहां पे y विल बी मैक्सिमम, पक्की बात है, हिंट पता चल गया, y विल बी मैक्सिमम, जो भी आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन y की एक मैक्सिमम वैल्यू ही आएगी, y की एक मैक्सिमम वैल्यू आओगी, बताओ एम स्टार ओपी है कि नहीं आया रे गोबरनंद, ये बढ़ रहा है, बताओ y की वैल्यू जैसे जैसे x बढ़ेगा बढ़ता जाएगा, तो मिनिमम लिमिट कहीं एग्जिस्ट कर रहा नीचे, कैसी बातें कर रहा है, छोड़ दे, नहीं या तो छोड़ दे, तो छोड़ दे बेटा, ये सब नहीं करते बेटा, ये फर्जी चीजें हैं, कौन करता, फर्जी चीजें हैं ये, फर्जी चीजें एकदम, छोड़ गोली मार, तू ये कर ले, छोड़ दे, ये गोली मार ले, ये कर ले, कई लोगों को ना रास नहीं आती है यार, इसमें क्या रिपीट करूं बता, वो मैं कर दूंगा, अच्छा कर, स्पैमर है, छोड़ो, पता चल गया मुझे, रिपीट लिखने वाले 90% दिमाग से पैदल स्पैमर होते हैं। चलिए, y इज इक्वल टू क्या लिखा है, y इज इक्वल टू लिखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। तू रिपीट के बजाय बेटा जो भी तुम्हें डाउट है वो लिखना, मैं जरूर समझाऊंगा, ये इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। हंसता हुआ रामलाल मतलब ऊपर की तरफ ग्रोथ होगा। अब मान ले ऐसा ग्राफ बनाऊं मैं, तो ये ग्राफ देख के तुम्हें नहीं लग रहा कि ये तो y घटता ही जाएगा कहीं भी ले जाऊंगा, तो यहां पे y की क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। अरे यार ये तो समझ ले, बाप रे, रिपीट किसने बोला होगा, वो क्या होगा, ऐसा कब ग्राफ बनता है, तो जब ये रोता हुआ रामलाल होता है तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, हंसते हुए पे मिनिमा, ये हंसता हुआ ग्राफ बनेगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव में एक्स स्क्वायर है तो अपवर्ड पैराबोला है, हंसता हुआ में मिनिमा, अगर रोता हुआ बनता तो मैक्सिमा। बाप रे, कौन ही होगा जिसको रिपीट बोला होगा, बाप रे बाप, अरे कम से कम हंसता हुआ रोता हुआ से तो हंसता हुआ रोता हुआ से तो रिलेट कर लेता रे दादा। ओहो कौन है रिपीट वाला, सर कैसे पता चलेगा कि पैराबोला बनेगा, अरे बाप रे, ग्राफ पढ़ते समय कोई फूक के सो गए थे क्या, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर अगर है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, निगेटिव एक्स स्क्वायर होता है तो डाउनवर्ड बनता है। लेन ग्राफ वंस अगेन, जब मिनिमम मैक्सिमम, अरे बाप रे, चलो y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4, y विल बी मैक्सिमम और मिनिमम एट dy बाई डी एक्स जीरो, y वहीं पे मैक्सिमम मिनिमम होगा जहां पे उसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। और जब मैं कहता हूं कि y विल बी मैक्सिमम एट, मतलब मैं y कहां पे मैक्सिमा या मिनिमा है उसकी हम x की वैल्यू ढूंढ रहे हैं, कहां पे वो मैक्सिमा एंड मिनिमा है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस
3 पहले से बाहर है, हाँ 3 पहले से बाहर है। देख बेटा ये 3 बाहर आया है, पावर को 3 से 1 कम कर दिया है, तो इसका एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 4 की डिफरेंशिएशन 0। तो ये आ रहा है बेटा 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। अब यहां पे तुम ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप यहां से 3x कॉमन निकाल लो बेटा, 3x कॉमन निकालोगे, यहां पे 3 बाहर आ जाएगा, x भी बाहर आ जाएगा, तो 1x बचेगा, माइनस 3x बाहर निकल गया, 6x था तो x बाहर चला गया और 3 बाहर चला गया, तो हमें बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। 3x बराबर 0 मतलब एक x की वैल्यू आएगी 0 और दूसरी x की वैल्यू आएगी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मतलब x बराबर 2, ये आएगी। वाह सर मजा आ गया। यस, एक वैल्यू है x की 0 और दूसरी वैल्यू है x की 2। एक वैल्यू x की 0, दूसरी वैल्यू है x की 2। अब मैं यहां पे द MR स्टार प्रो बताऊंगा एकदम। अच्छा तुम्हें ना हंसी आएगा, देखना कि सर आपने फिजिक्स को मजाक बना दिया। देखना देखना, अब 2x की वैल्यू है जहां पे कहीं एक पे मैक्सिमा आ सकती है, कहीं एक पे मिनिमा आ सकती है। हाँ सर, हमें 2x की वैल्यू है, कहीं पे मैक्सिमा आ सकती है, कहीं पे मिनिमा आ सकती है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कहां पे मैक्सिमा कहां पे मिनिमा आएगी। नहीं, तुम क्या करो, x की वैल्यू पुट करके y निकालो। तो जब तुम x की वैल्यू 0 रखोगे, तुम्हें y मैक्सिमा मिनिमा चाहिए ना, तो यहां पे मैक्सिमा मिनिमा या यहां पे मैक्सिमा मिनिमा हो सकती है, तो तुम y की वैल्यू यहां पे 0 रखो, तो ये होगी तेरा 0 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 4, तो ये 4 आया, अभी रहने दो। फिर x की वैल्यू कहीं पे 2 रखोगे, वो तो मैक्सिमा मिनिमा आ सकती है, x को 2 रखो। जब 2 रखोगे, 2 रखोगे यहां पे 2 रखोगे, तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का क्यूब बेटा 8 माइनस 3, 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 4, 8 4 12 माइनस 8 4 3 12 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ y की 2 वैल्यू आई, हाँ सर वही दोनों में से कहीं पे मैक्सिमम मिनिमा, कोई मैक्सिमम मिनिमा होगी, तो y x0 पे y की वैल्यू आ रही 4, तो ऑब्वियस सी बात है ये मैक्सिमा है। कैसे पता चला, ये 4 ज्यादा है, जो ज्यादा होगा वो मैक्सिमा होगा, और ये कम है तो ये मिनिमा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमा मिनिमा? मैक्सिमा मतलब जो ज्यादा है और मिनिमा मतलब जो कम है। तो भाई प्रभु महोदय, यहां पे x को 0 पुट करके कहीं x बराबर 0 पे y की वैल्यू 4 है, तो 4 ज्यादा है, और x बराबर 2 पे y की वैल्यू 0 आ रही है, तो एक 0 है मतलब वो कम है, तो जो ज्यादा वो मैक्सिमा, जो 0 है वो मिनिमा। तो डबल डिफरेंशिएशन चेक करके यूज देखेंगे नहीं, अरे तो बड़ा आसान है। तो डबल डिफरेंशिएशन क्यों लिख देखते थे लोग? क्योंकि किताबों में लिखा हुआ होता था, तो किताबों में जो लिखा होता है उसको सब फॉलो करते हैं, हाँ आंख बंद करके रट के और सारा फॉलो करते हैं। अरे ये तो बेवकूफी थी। हाँ देखो देखो, y का मैक्सिमा मिनिमा देखना है। सबसे पहले देखो मैक्सिमा मिनिमा किसका देखना है, y का, तो y का मैक्सिमा और मिनिमा देखना है, y का मैक्सिमा मिनिमा देखना है। तो y मैक्सिमा मिनिमा वहीं पे होगी जहां पे स्लोप 0 होगा, तो dy बाई dx निकाल के 0 पुट करो और देखो कि कहां पे स्लोप 0 आ रहा है। तो dy बाई dx को जब हमने 0 पुट किया, क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके 2 वैल्यू आई x की जहां पे स्लोप 0 है, मतलब इन दोनों वैल्यू पे कहीं पे एक जगह मैक्सिमा, कहीं पे एक जगह मिनिमा होगी। दोनों पे मैक्सिमा नहीं हो सकती, दोनों पे मिनिमा नहीं हो सकती, वैसी बात है, एक जगह मैक्सिमा एक जगह मिनिमा। तो हम इस पर डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करते हैं कहां मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। तो हम y मैक्सिमा मिनिमा देखना है, तो हम x की वैल्यू देख के y निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू रख के हमने y निकाला, अगर y ज्यादा है तो मैक्सिमा, x की एक वैल्यू रख के y निकाला, अगर वो कम है तो मिनिमा। बताओ, लेकिन सर सब लोग तो डबल डिफरेंशिएशन करके बताते हैं। हाँ सर, नहीं चेक करेंगे सर तो कैसे होगा? हर डबल डिफरेंशिएशन में डैश तेरा फील आ गई एकदम, कैसे करनी है समझ में आया? कोई भी सवाल हो, जैसे अब चल ना दूसरा सवाल भी है, करते हैं ना। ये दूसरा सवाल एकदम फिजिक्स से रिलेटेड है, एकदम फिजिक्स से रिलेटेड है। देखो, वेलोसिटी v बराबर इतना, ठीक है सर, वेलोसिटी v बराबर इतना, वेलोसिटी v बराबर इतना, देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी।
अगर वेलोसिटी इतना दिया हुआ है तो वेलोसिटी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? वेलोसिटी अगर इतना दिया हुआ है तो वेलोसिटी की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? तो देख, वी विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। एक मिनट सर, एक मिनट। कैसे हो सर? चलिए सुनो बेटा, सुनो बेटा। तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है कि वेलोसिटी दिया हुआ है, सॉरी आवाज चेक कर लो एक बार। हेलो 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 हेलो, हाँ आवाज आ रही है। देखो बेटा, वेलोसिटी दिया हुआ है। हाँ सर, वेलोसिटी दिया हुआ है। वेलोसिटी दिया हुआ है टी क्यूब माइनस 60² प्लस 12। हाँ सर, टी क्यूब माइनस 60² प्लस 12। हमें इसी वेलोसिटी की मैक्सिमा और मिनिमा चेक करनी है। तो v विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमा और मिनिमा दोनों वहीं पे होगा जहां पे dv बाई dt 0 होगा। dt क्यों? क्योंकि टाइम का फंक्शन है। तो dv बाई dt निकालो। देख बेटा, t क्यूब है तो आएगा 3t²। बोल हाँ। -6 बाहर है, t² का डिफरेंशिएशन होगा 2t, और प्लस 12 है तो 12 का डिफरेंशिएशन 0। तो यह आ गया कुछ 3t² माइनस 12t इज इक्वल टू 0। यहां पे 3t कॉमन निकाल लोगे। अगर आप 3t कॉमन निकालोगे, तो यह आ जाएगा बेटा t। 3t कॉमन निकल गया तो यहां बचेगा सिर्फ t, और 3t कॉमन निकल गया, t बाहर 3 बाहर तो 4 इज इक्वल टू 0। अब इसका प्रोडक्ट 0 है तो t बराबर 3t बराबर 0, तो t बराबर 0 आ गया, 1 आ गया, और दूसरा t बराबर t2 आ जाएगा तेरा 4। तो 2 टाइम की वैल्यू है। हाँ, तो कहां मैक्सिमम होगा कहां मिनिमम होगा, वो डबल डिफरेंशिएशन करने की जरूरत ही क्यों है? आप एक बात बताइए कि y की वैल्यू, सॉरी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की वैल्यू t इज इक्वल टू 0 पे देखिए, क्योंकि हमें पता है कि या तो 0 पे नहीं तो 4 पे मैक्सिमम मिनिमम होना है। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू है, उसमें आप t0 रख दीजिए, तो 0 माइनस 0 प्लस 12, तो 12 इज योर आंसर। 12 इज योर आंसर। और यहां पे टाइम को जब 4 रखोगे, 4 इसमें जब 4 रखोगे तो 4 का क्यूब -6, 4 का स्क्वायर प्लस 12, तो 4 का क्यूब कितना होगा 64, -6, 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 12, तो हाँ, तो 16 पच्चे 80, 16 छक 96, 96 आएगा। तो 64 माइनस 96 प्लस 12, तो 4 2 6, 4 और 2 6, और 76 माइनस 96 तो -20 आ गया। अब मुझे बताओ कि अगर -20 और तुम 12 को कंपेयर करो तो कौन ज्यादा है? सर -20 कम है, तो ये y मिनिमम होगा और ये y मैक्सिमम होगा। y मैक्सिमम तेरा 12 आएगा, खत्म। y मैक्सिमा और मिनिमा कहां होगा उसको चेक करके और फिर मैक्सिमा मिनिमा निकालोगे कि जहां पे तुम्हारा स्लोप 0 है वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा आएगा। तो इसकी वैल्यू रख के y देखो, इसकी वैल्यू रख के y देखो।
अब तुम्हें जान के आश्चर्य होगा, पूरी कायनात में जब पढ़ाते हैं तो डबल डिफरेंशिएशन रख के चेक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि तन्हाई दूर करते हैं। तन्हाई दूर करते हैं गुना भाग करके, गुना भाग करके तन्हाई दूर करते हैं गुना भाग करके। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ क्यों करते हैं? बताओ यार, तुम ही बताओ क्यों करते हैं, मुझे तो नहीं समझ में आता है। तुम बताओ, तुमको आता है, तुमको पता है, तुमको आता है ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा और उसके सॉल्यूशन भी मैं दूंगा, प्रैक्टिस करेंगे उसकी, ठीक है ना। असाइनमेंट बी में अच्छे क्वेश्चन दूंगा, असाइनमेंट ए में इजी दूंगा, फंडा क्लियर है एकदम, ठीक है। आज मेरा आ जाएगा स्लेट, उस स्लेट पे बढ़िया असाइनमेंट बना के और उसका सॉल्यूशन भी रिकॉर्ड करके मैं तुमको दूंगा, अच्छे क्वेश्चंस और दूंगा, है ना, अच्छे क्वेश्चंस और दूंगा। क्योंकि दबाव इतना है ना एनटीए पे कि अगले साल पेपर तो बढ़िया बनाएगा एनटीए। अब तुम भी समझ गए होगे कि बढ़िया पेपर की क्या सिग्निफिकेंस है और बेकार पेपर की क्या सिग्निफिकेंस है। क्योंकि अगर बहुत डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड पूरी बायोलॉजी, पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हो तो रट के भी ठीक किया जा सकता है। और उसके बाद देखो इन्फ्लेमेशन कितना है फिर उस पर, है ना। तो फिर सर क्या करना चाहिए? थोड़े अच्छे लेवल के पेपर बनाना पड़ेगा, ठीक है, बदोबदी ऐसा होगा। चलो ये देखो, चलो ये देखो, फाइंड फोर्स बिटवीन 2 point mass m1 and m2 which is at distance smaller, which is at distance smaller, which is at distance smaller। 2 point मास है, 1 point मास है बेटा m1 और r डिस्टेंस पर, समझिएगा, r डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट मास है m2, दूसरा पॉइंट मास है m2। फिर किसका फोन है? फोन फोन आया था चांद का। चांद सा रोशन चेहरा, रंग तेरा है सुनहरा, कहाँ है तू त्रिपुरा में, आजा तू हमारे पास। चांद का फोन आया था, ही इज कमिंग वेरी सून। स्लेट, हाँ स्लेट मंगवा लिया मैंने। एक कह डबल डिफरेंस करके बता दिया बड़ा शौक है तुमको यार मजदूरी करने का, बड़ा शौक से आए हो, शौकियाना मजदूर लगते हो। चलिए, तो पूछा है कि फाइंड फोर्स बिटवीन 2 point मास m1 एंड m2 बीच इज ए डिस्टेंस स्मॉलर, जो कि कहां पे है? स्मॉलर डिस्टेंस पे है। तो आप फोर्स लिखेंगे F बराबर G m1 m2 बटा दोनों के बीच में डिस्टेंस r स्क्वायर। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? r स्क्वायर, ठीक है। ब्लेजर दे दिया, ब्लेजर तो कब को दे दिया यार उनको, दूसरा ब्लेजर एक सिलवाना पड़ेगा। अभी नया खरीदा था उस दिन, क्या था, 4 साल दमदार के लिए नया खरीदा था ब्लेजर और पजामा, वो भी ले जाएगा। कोई बात नहीं, खुशी के आंसू। अगले साल के लिए कितनी सिलवा के रखूं बताओ? 2 तो गया मेरा, 2 AIR के 2 गए। अच्छा ये 9th क्लास की चीज है, 9th क्लास में जो ग्रेविटेशन होता है वहां पे है 64 प्लस 12 ही क्यों किया, 96 प्लस 12 करते तो आंसर लगा था। तो माइनस है ना वहां, प्लस माइनस का कोई तुम्हारे भेदभाव नहीं करते क्या? ये कौन है? देवेश शुक्ला, इसके यहां प्लस माइनस का कोई भेदभाव नहीं होता। ये कह रहा है देवेश, क्या कह रहा है ये, इसलिए मैं डाउट नहीं देखता हूं, देख इसलिए मैं डाउट नहीं देखता हूं। क्या कह रहा है? अबे देवेश ये माइनस है बेटा, ये प्लस है, ये प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ा फिर 96 घटा है। कह रहा है जब V@4 निकाल रहे थे तो 64 प्लस 12 क्यों नहीं किया? तो 64 प्लस 12 कर दूंगा तो उसके बाद -96 तो करना ही पड़ेगा।
इसको डबल डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो कर लीजिए ना, तुमको कौन मना किया है? मैंने 2 सवाल तो कर दिए ना डबल डिफरेंशिएशन से। अरे वहां पे प्लस माइनस प्लस है, तो क्या कर रहा हो? बताओ, अभी से ज्यादा संख्या में है तो अभी से ऑर्डर करना पड़ेगा। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर। फोर्स इज इक्वल टू होगा जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर। ठीक है, चलो देखो, फाइंड फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मास m1 एंड m2 बीच एज अ डिस्टेंस r। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या? हाँ सर, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि 2 पॉइंट मास के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और ये फॉर्मूला वैलिड फॉर पॉइंट मास एंड स्फेरिकल मास, पॉइंट मास एंड स्फेरिकल मास सिमेट्री, स्फेरिकल मास सिमेट्री, स्फेरिकल मास सिमेट्री, स्फेरिकल मास सिमेट्री के लिए ये वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? स्फेरिकल मास सिमेट्री के लिए ये वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? स्फेरिकल मास सिमेट्री के लिए ये वैलिड है। बस क्लियर है क्या? हाँ सर, स्फेरिकल मास सिमेट्री के लिए ये वैलिड है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं तुम्हें फोर्स निकालने के लिए बोलूं, कहां गया? फोर्स बिटवीन पॉइंट मास एंड अ रॉड। मान लो बेटा यहां पे एक पॉइंट मास है। सर 9th क्लास की चीज पे अचानक से आप आ गए क्या? कोई खास याद आ गई क्या? क्या याद आ गया? तो देखो अभी बताऊंगा तुम्हें मुझे क्या याद आ गया। मान लो स्मॉल आर डिस्टेंस पर, पॉइंट मास से स्मॉल आर डिस्टेंस पे बेटा एक मैंने रॉड रखा है। देखो ऐसा रॉड है, ये देखो रॉड कितना सुंदर है रॉड। ये रॉड रखा है, देखो ये रॉड रखा है। अब इस रॉड का जो मास है पॉइंट पे नहीं है, ये कैपिटल एम मास एल लेंथ के रॉड पे रखा है। अब मुझे इस रॉड और इस पॉइंट मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना है। क्या बोला है? फाइंड फोर्स बिटवीन पॉइंट मास एंड रॉड। पॉइंट मास एंड रॉड के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना है। तो पॉइंट मास और रॉड के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लिखेंगे? सर इस पूरे मास को सेंटर पर मान के लिख लो। नहीं मान सकते सर, रॉड का पूरा मास सेंटर पे तो होता ही है। नहीं मान सकते। कैसे मान सकते बताओ? पूरा रॉड का मास सेंटर पे कैसे मान सकते हैं? नहीं मान सकते, क्योंकि इस आधे रॉड की वजह से डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, इस आधे से फोर्स कम लगेगा। तो फिर मिड पे कैसे मान लोगे ज्यादा कम लगेगा? तो क्या यहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वैलिड नहीं है? नहीं, सच में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वैलिड नहीं है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अरे बाप रे बाप, न्यूटन चाचा देख रहे हो तुम्हारे लॉ को? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहां पे वैलिड नहीं है। क्या हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पॉइंट मास के बीच में ही लगता है। ये तो रॉड है, लीनियर मास यहां से वहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वैलिड नहीं होगा। यहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वैलिड नहीं होगा। तो क्या करेंगे? तो सर कैसे कर सकते हैं? ब्रॉड तो एक पूरे रॉड है, यहां से वहां तक मासेस है। हाँ, तो यहां पे काम कर सकते हैं, इस रॉड को हम छोटे 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 टुकड़ों में काट दें। इस रॉड को हम छोटे 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 टुकड़ों में काट दें तो वो पॉइंट हो जाएगा। बहुत बहुत इन्फाइनिटली स्मॉल मास ले ले, मतलब इस मास से कहीं x डिस्टेंस पर जाएं, इस मास से कहीं पे x डिस्टेंस पे जाएं, और यहां पे बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा, और बहुत छोटा सा कितना छोटा मैं बताऊं? मतलब ये इतना छोटा, मतलब एग्जांपल देखो तो तुम्हारे बालों से भी पतला, तुम्हारे हेयर से भी पतला, बहुत छोटा। तो बहुत छोटा लेंगे तो पॉइंट मास जैसा बन जाएगा। हाँ,
देखो यूनिटरी मेथड समझना कि एल लेंथ का मास मान लो एम है, यहां पे यूनिटरी मेथड समझना, मास ऑफ एल लेंथ, मास ऑफ एल लेंथ इज एम। तो मास ऑफ यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, यूनिट लेंथ मतलब एक यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा। अगर टोटल 10 मीटर का मास m है तो 1 मीटर का m बटा 10, 2 मीटर का मास मान लो m है तो 1 मीटर का क्या होगा m बाई 2। अगर l लेंथ का मास m है तो 1 यूनिट लेंथ का मास होगा m बाई l। अब मान लो इतना छोटा टर्म लिया है जिसकी लेंथ है dx, तो मास ऑफ dx लेंथ कितना हो जाएगा सोचो सर। 1 यूनिट लेंथ का मास है m बाई l, तो m बाई l इंटू dx। क्या इसकी फील है आपको, क्या यूनिटरी मेथड फील आ गया? हाँ सर। तो हम इस मास और ये बहुत बहुत छोटे से पार्ट के बीच में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा सकते हैं, एकदम छोटा सा फोर्स लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, पूरा मास लेते तब तो बड़ा फोर्स लगता है, एकदम एकदम छोटू पतलू सा, एकदम पतलू सा, एकदम एकदम छोटू सा है ये। तो अगर छोटू सा है तो इस स्मॉल एम में और ये डीएम में, यहां इसका मास क्या हो जाएगा डीएम, छोटा सा मास। और ये देखो छोटा सा मास होगा m बाई एल इंटू डी एक्स। 1 यूनिट लेंथ का मास इतना है तो dx लेंथ का मास इतना जाएगा। तो छोटा सा फोर्स होगा g, ग्रेविटेशनल फोर्स g स्मॉल m इंटू डी एम बाई एक्स स्क्वायर। हाँ सर समझ आ रहा है, ये एकदम फील है सर इस बात का। अब dm की वैल्यू बताओ, तो ये हो गया कैपिटल G स्मॉल m और ये dm है m dx बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है? देखो ना सही लिखा है, इस dm की वैल्यू पुट करिए बस बेटा, इस dm की वैल्यू पुट करिए यहां पे। तो g कैपिटल M एक्स स्क्वायर, g कैपिटल M बटा एक्स स्क्वायर स्मॉल m dx बाई एल, ये आ गया। अब ये तो छोटे से मास का आया है, अब इतना ही छोटा मास यहां भी लेना पड़ेगा, उसका भी फोर्स लिखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। उतना ही छोटा मास यहां लेना पड़ेगा, उतना ही छोटा मास यहां लेना पड़ेगा, और फिर बहुत सारे छोटे 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 मास का फोर्स लिख के फिर सबको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूं, जोड़ता हूं तो सर बहुत सारे टर्म हो जाएंगे। हाँ, तो फिर बहुत सारे टर्म को मैथमेटिकली जोड़ने में तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। हाँ, तो फिर से लोग गए न्यूटन बाबा के पास ही, फिर से न्यूटन बाबा के पास। कोई समस्या हो हारे का सहारा न्यूटन चाचा हमारा, न्यूटन चाचा के पास गए, बोले कि इतने इतने टर्म को हम कैसे जोड़े। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं एक फॉर्मूला बना के देता हूं जिसको आज से बोलना इंटीग्रेशन। अब देखो इंटीग्रेशन वर्ड आपने बोलचाल की भाषा में भी सुना होगा, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब होता है जोड़ना, इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट अ स्मॉल एडिशन, एडिशन ऑफ स्मॉल टर्म्स, एडिशन ऑफ स्मॉल टर्म्स, छोटे छोटे टर्म्स का एडिशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टर्म्स का एडिशन। बहुत 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 छोटे छोटे टर्म्स को जब हम ऐड करते हैं तो उसको कहते हैं एडिशन। उसका साइन क्या होता है, उसका साइन ये होता है ऐसे, बाबा जी का इंटीग्रेशन। हाँ, न्यूटन ने जब ये इंटीग्रेशन दिया था तो उसने बोला था बाबा जी का इंटीग्रेशन, ये ऐसे, ये साइन होता है। जैसे डिफरेंशिएशन का ये डिफरेंशियल ऑपरेटर नहीं था डी बाई डी एक्स, उस तरीके से ये इंटीग्रल ऑपरेटर है। जिसको इंटीग्रेट करते हैं उसको इस बक्से में रखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको यहां लिखते हैं। तो यहां पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना बहुत छोटे छोटे टर्म्स को, ऑफ बक्सा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इस बक्से में अगर y रख दिया तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ y, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस बक्से में जिसको रखोगे ना उसका एडिशन हो जाएगा। मतलब यहां पे टेकिंग इंटीग्रेशन अगर हम लिखेंगे बेटा, यहां पर टेकिंग इंटीग्रेशन, तो हम पता है क्या लिखेंगे इसमें। जब हम टेकिंग इंटीग्रेशन लिखेंगे तो यहां पे साइन लगाएंगे ऐसे, टीएफ, इधर इंटीग्रल साइन ये वी, और इधर भी इंटीग्रल साइन करेंगे ऐसे। तो जी स्मॉल m कैपिटल M dx बटा एल एक्स स्क्वायर। सर करना कैसे है वो हम बाद में आएगा। क्या तुम्हें नीड ऑफ इंटीग्रेशन समझ में आया? नीड ऑफ इंटीग्रेशन समझ में आया? नीड ऑफ इंटीग्रेशन का फील है, नीड ऑफ इंटीग्रेशन का फील है, बोलो नीड ऑफ इंटीग्रेशन का फील है। क्यों इंटीग्रेशन की डेवलपमेंट हुई, क्या ऐसी समस्या थी जिसके वजह से इंटीग्रेशन की फील आई, मतलब नीड आई, क्या ऐसी समस्या थी, क्या इतना फील आया तुम्हें? बस इतना ही समझाना था मुझे, इतना समझाने के लिए इतना मेहनत किया। बेटो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा, तुम कर भी लोगे, आंसर भी आ जाएगा, लेकिन फील समझ में आना चाहिए, ऐसा क्यों। चलिए अब दूसरा फील समझना। सर दूसरा फील क्या? इंटीग्रेशन की एक और फील समझो।
इंटीग्रेशन की एक और फील समझो। जैसे मान लो बेटा रामलाल, जैसे मान लो कि मैं कोई ग्राफ बनाऊं y वर्सेस x, किसी फंक्शन का, पैराबोला, सर्कल या किसी का भी ग्राफ बनाऊं और तुमसे स्लोप निकालने के लिए पूछूं, तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है सर? किसी इंस्टेंट पे स्लोप ऑफ ग्राफ होता है dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स को क्या कहते हैं सर? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x को ही स्लोप कहते हैं क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x को ही स्लोप कहते हैं क्या? हाँ सर, ये तो पक्की बात है, ये तो 200 सही बात है, 200 सही बात है। अब मान ली ये ग्राफ बना यहां से यहां तक, इस ग्राफ का ये कोऑर्डिनेट तुम ओरिजिन से शुरू हो रहा है 0,0, यहां गया है, ये है बेटा कुछ x0,0 है ना, x0,0 मतलब x कोऑर्डिनेट x है, y 0 है। यहां पे गया, यहां पे x0, y0 है। तो यहां का और यहां का x कोऑर्डिनेट सेम क्यों हो सकता है? क्योंकि x में सेम ही लेंथ पर है। ऊपर गया तो y में गया ना, x में तो सेम ही लेंथ है। चाचा यार तू चाचा, x0,0 है, ये x0, y0 है, ठीक ठीक है। अब मैं अगर बोलूं कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व विथ x एक्सिस बताओ, एरिया अंडर द कर्व या ग्राफ विथ x एक्सिस, विथ x एक्सिस, एरिया अंडर द कर्व विथ x एक्सिस, फाइंड एरिया अंडर द कर्व विथ x एक्सिस, ये मुझे बताओ। तो क्या करोगे सर? एरिया अंडर द कर्व मतलब ये वाली आपको एरिया चाहिए, हाँ ये ऐसे, ये हमको चाहिए एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया अंडर द कर्व, ये एरिया अंडर द कर्व चाहिए, ये पूरा एरिया अंडर द कर्व, ये पूरा एरिया निकाल के दिखाना, ये पूरा एरिया, जो एरिया अंडर द कर्व एक्स एक्सिस के साथ आ रहा है वो निकालना है। तो ट्रायंगल है, इसका बेस कितना हो जाएगा सर? x0, और इसका हाइट कितना हो जाएगा? y0। तो इसकी एरिया बड़ा सिंपल है, ट्रायंगल जैसा आ जाएगा यार, हाफ बेस x0 और हाइट y0। सर ये क्या पूछा आपने? आपको शर्म नहीं आया हमसे पूछते हुए? कितने लोगों के मन में था कि सर आप एकदम बेशरम हो यार, सच बताऊं तो एकदम बेशरम हो, बेशरम क्या ही ट्रायंगल बना गया एरिया। अच्छा चलो ठीक है, मैं बेशरम, तुम नहीं मैं। और तुम जो इस पे भी रिपीट लिख दो तो तुम क्या? इस पे भी जो रिपीट लिख दे वो क्या? मैं ही बेशरम? नहीं नहीं मैं बेशरम। और इस पे जो रिपीट लिख दे वो क्या? मैं ही बेशरम। अब मान लो ये ग्राफ बनाया मैंने यहां तक, ठीक है, यहां तक ग्राफ है, यहां तक ग्राफ है, ध्यान से देखिए, यहां तक ग्राफ बनाया और इसकी कोऑर्डिनेट है बेटा कुछ y0 और इसका बेस है यहां से यहां तक x0। अब मुझे इसका एरिया अंडर द कर्व चाहिए। एरिया अंडर द कर्व मतलब ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया अंडर द कर्व चाहिए, ये x एक्सिस के साथ जो एरिया अंडर द कर्व बन रहा है ये चाहिए। ये देखो, ये एरिया अंडर द कर्व, ये पूरा एरिया अंडर द कर्व चाहिए। कैसे निकालोगे सर? ये तो रेक्टेंगल बन गया। अगर इसका हाइट y0 है, बेस x0 है, तो इसका एरिया आ जाएगा, एरिया आ जाएगा y0 इंटू x0 का एरिया आ जाएगा y0 इंटू x0। तो एकदम आसान है यार, ये क्या पढ़ा रहे हो? मजा ही नहीं आ रहा है, ठीक है, मजा ही नहीं आ रहा है तुमको, मजा चाहिए, आओ इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो अंडर द कर्व। यहाँ का कोऑर्डिनेट हम बता देते हैं तुमको, x0, y0। अब निकालो एरिया अंडर द कर्व। कहाँ से कहाँ तक एरिया अंडर द कर्व आएगा? ये रहा एरिया अंडर द कर्व, ये निकालो। जो सर्कल बन रहा, नहीं सर इलिप्स सर्कल का आधा पार्ट है, नहीं बिल्कुल नहीं है, सर्कल है ही नहीं, कर्व है। मैंने बोला सर्कल, जब बोलूंगा नहीं तो अपने आप हवा में सर्कल। निकाल सर, इसका एरिया निकाल। समझदार बन रहा था ज़्यादा। इसका एरिया निकाल के दिखा सर। एरिया अंडर द कर्व निकालना, इसका एरिया ये वाला निकालना, ये पूरा एरिया अंडर द कर्व ये निकालना है एरिया। थोड़ा थोड़ा सर्कल जैसा दिख सकता है लेकिन सर्कल नहीं है। अब निकाल। टांग तोड़ दूंगा अगर पाइस का बल्ब फोर बोला तो, टांग तोड़ दूंगा।
π²/4 जैसे आलतू फालतू बातें करी तो टांग तोड़ दूंगा एकदम। अब इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं? वेरी गुड, एरिया कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, एरिया कैलकुलेशन इज नॉट इजी, लिख दूं। इतना से काम समझ गया क्या? तुम्हें ये फील आ गया बस कि अगर परफेक्ट शेप हो, जैसे ये हो, ये हो, अच्छा चलो तुम्हारे शांति के लिए ये सर्कल बना ले, मैं बोलूं कि ये सर्कल है तो इसका एरिया πr² हो जाएगा। सर्कल हो, रेक्टेंगुलर हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, तो एरिया निकालना इजी है। लेकिन इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे? एरिया कैलकुलेशन इज नॉट इजी। तो सर फिर कैसे करोगे? अगर मान लो ये हो, ऐसे समझना, ऐसे ग्राफ समझना बेटा, ऐसे समझना, ये एरिया है, ऐसे ऐसे मैंने बना ग्राफ बना ऐसा। अब मुझे इसका एरिया अंडर द कर्व चाहिए, मतलब यहां से लेकर के ये कर्व बनाया है मैंने, इसका एरिया अंडर द कर्व हमको कैलकुलेट करना है। सर ये कौन सा एरिया अंडर द कर्व? ये तुम्हारा फाइनल एंड है और यहां से ग्राफ शुरू है, इसका ये एरिया अंडर द कर्व हमें निकालना है। ये एरिया कैलकुलेट करना कि एग्जैक्टली ये एरिया कितना है, बताओ। ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो ग्राफ बनाया तो ग्राफ y वर्सेस x का बनाया, तो इसका कुछ रिलेशन भी होगा, y इज अ फंक्शन ऑफ x। हाँ सर, y इज अ फंक्शन ऑफ x, y किसी x का फंक्शन है। अब मुझे ये एरिया कैलकुलेट करना है भाई साहब। मान लो यहां पे इसका कोऑर्डिनेट है x1, 0, ये कुछ होगा x2, तो x1 से x2 तक ये ग्राफ बना हुआ है और उसका एरिया हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से जाएंगे x डिस्टेंस पर बेटा, यहां से कितने पर जाएंगे, x डिस्टेंस पर जाएंगे। यहां से x डिस्टेंस पर जाके हम बहुत छोटा सा, बहुत 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 दूसरे कलर से बना लेता हूं, बहुत बहुत पतला सा, नहीं बहुत पतला सा बेटा, बहुत पतला सा। देखो ये अब यहां से दिखेगा, बहुत एकदम पतलू सा dx मोटाई का हम एक विड्थ काट लेते हैं ऐसे, ये dx मोटाई का, ठीक है। अब इसकी मोटाई dx और हाइट मान लो कुछ है y, हाँ सर हाइट y है, तो इसका एरिया हम क्या लिख सकते हैं? सर देखो, अब ये चूंकि इतना पतला है, एकदम बालों से भी पतला है, बालों से भी पतला है, तो इसकी मोटाई हो गई कुछ dx और हाइट हो गया y, तो इसका एकदम छोटा सा एरिया dA होगा, एकदम छोटू सा एरिया dA होगा y इंटू dx, एकदम छोटू सा एरिया इसका dA होगा y इंटू dx, ठीक है, y इंटू dx आ गया। अब टेकिंग इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। टेकिंग इंटीग्रेशन, हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। क्यों इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा? क्योंकि हमें ये एरिया निकाल के एक और छोटा, एक और छोटा, एक और छोटा, बहुत सारा एरिया निकाल के ऐड करना है, तो इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन लेंगे बेटा तो यहां पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dA, इंटीग्रेशन ऑफ dA बराबर इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dx। लेकिन ये सर y है, वो dx है, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? हमें जो ग्राफ दिया उसका इक्वेशन भी दिया होगा कि किस इक्वेशन से ग्राफ बनाए। y इज अ फंक्शन ऑफ x है, तो यहां पे y इज अ फंक्शन ऑफ x हम रखेंगे, y को हम फंक्शन ऑफ x रख देंगे, जो भी फंक्शन ऑफ x है, साइन x, कॉस x, टैन x, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, जो भी है y का रिलेशन x के टर्म्स में जो भी दिया है रख के हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो dA का इंटीग्रेशन हो जाएगा एरिया, तो एरिया बराबर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू dx। तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन गिव्स एरिया ऑफ ग्राफ। हमें स्लोप कैसे निकालते हैं सर? स्लोप डिफरेंशिएशन से निकलता है, मतलब जब हम किसी y वर्सेस x ग्राफ का डिफरेंशिएशन कर दें किसी पॉइंट पे तो हमें क्या मिलेगा सर? डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमें मिलेगा स्लोप, और इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा? एरिया। इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा? एरिया। अब इंटीग्रेशन बेटा दो तरह के होते हैं, मेनली इंटीग्रेशन क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब है कि इसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे y का x के रिस्पेक्ट में तो कोई लिमिट नहीं है, इसका नो लिमिट, यहां पे लिमिट नहीं पता है, कहां से कहां तक हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ये लिमिट हमें नहीं पता। देखो ना, ऐसे इंटीग्रेट कर रहे हैं जस्ट,
और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब y इंटू डी का इंटीग्रेट किया। जैसे इस ग्राफ में अगर मैंने बता दिया कि मुझे x1 की लिमिट x1 से लेकर के x2 तक इंटीग्रेट करना है, तो ये मैं पता है लिमिट, ये लोअर लिमिट कहते हैं और ये अपर लिमिट कहते हैं। ये है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और इसको कहते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। तो ये लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के साथ डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में बेटा कोई लिमिट नहीं रहता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई लिमिट नहीं रहता है। थोड़ा फील आया? थोड़ा फील आया? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अब यहां पे कुछ रूल ऑफ इंटीग्रेशन हम पढ़ेंगे। जिस तरीके से कुछ डिफरेंशिएशन के रूल होते थे ना, उसी तरीके से इंटीग्रेशन के भी बेटा कुछ रूल होते हैं। जिस तरीके से डिफरेंशिएशन के रूल होते थे, उसी तरीके से इंटीग्रेशन के भी रूल होते हैं। हेलो हेलो हेलो, वीकनेस लग रही है बहुत ज्यादा यार, सॉरी। तुम्हें ना थोड़ा फील आया इंटीग्रेशन का नीड क्यों पड़ता है? तुम्हें थोड़ा फील आया इंटीग्रेशन का नीड क्यों पड़ता है? फील आया? फील आया बस कि इंटीग्रेशन का नीड क्यों पड़ता है। और किसी भी ग्राफ का एरिया क्या बताएगा सर? इंटीग्रेशन y विथ रिस्पेक्ट टू x, किसी भी ग्राफ का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो उस ग्राफ का एरिया मिल जाता है। ठीक है, रूल ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ n है, x टू द पावर n है ना, y इज इक्वल टू x टू द पावर n है, y इज इक्वल टू x टू द पावर n। इस ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं हम। अब चलो इसका इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या हो जाएगा? तो ये होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई बेटा n प्लस 1। और देखो लिमिट नहीं दिया हुआ है ना, तो एक कांस्टेंट सी ऐड करते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, इसका कोई सिग्निफिकेंस तुम्हारे फिजिक्स में नहीं है। बस मैथमेटिक्स जब बेसिक मैथ चल रहा होगा तभी इसका सिग्निफिकेंस है, फिजिक्स में कोई काम नहीं आता ये। अगर लिमिट नहीं दिया हुआ तो कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। इफ लिमिट इज नॉट गिवन तो हम कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। अब ये फॉर्मूला देखो कहीं ना कहीं तुम्हारे डिफरेंशिएशन जैसा है। डिफरेंशिएशन एक्स टू द पावर एन का क्या होता था? एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन होता था पावर बाहर, पावर बाहर, एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, पावर को एक से कम कर देते थे, पावर बाहर, एन बाहर, एन बाहर, एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 हो जाता था, एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 हो जाता था। हाँ सर, ये हम करते थे जब हम क्या करते थे? डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन में देखो इसका उल्टा नहीं लग रहा है, इंटीग्रेशन इसका उल्टा नहीं लग रहा है। कैसे इंटीग्रेशन उल्टा लग रहा है? एक्स टू दी पावर एन है, तो जब इंटीग्रेशन किया तो एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 हो गया, मतलब पावर बढ़ गया। वैसे भी आप डिफरेंशिएशन करते हो मतलब उसको तोड़ते हो, और इंटीग्रेशन करते हो मतलब जोड़ते हो, जोड़ते हो। इंटीग्रेशन में क्या करते हो? जोड़ते हो, ऐड करते हो, ऐड करते हो, जोड़ते हो। तो जोड़ने पर पावर बढ़ेगा, देखो पावर बढ़ गया एन प्लस 1। और यहां हम मल्टीप्लाई करते थे, यहां हम डिवाइड करते हैं बढ़े हुए पावर से एन प्लस 1। ओ भाई साहब, जोरदार सर। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा टर्म आया है, जो भी रिजल्ट आया, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। सर पगला गए हो, क्या लॉजिक है पागल मास्टर। करते हैं चलो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट, पूरा डिफरेंशिएशन लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सर किसको डिफरेंशिएट करना? इसको। बाप रे बाप, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट है उसको आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो, हाँ कांस्टेंट के साथ। तो भाई जब हम यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे, इसी पूरे को उठा लिया, पूरे को उठा लिया, इस पूरे को उठा लिया, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1 प्लस सी।
हम जानते हैं कि इस टर्म प्लस इस टर्म का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा। n+1 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा एज इट इज, कांस्टेंट रूल लगेगा बेटा। हाँ सर ये तो n+1 फिक्स नंबर है, बाहर आ जाएगा। और जब डिफरेंशिएट करेंगे x टू द पावर n+1 का तो पावर बाहर, डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर बाहर, पावर बाहर, और पावर जो है n+1 उसको 1 से घटा देते हैं, प्लस c का डिफरेंशिएशन 0। तो ठीक है, यहां पर देखो n+1 से n+1 कट गया, हाँ सर कट गया, x टू दी पावर n+1 -1, तो 1 में से -1 कट जाएगा, x टू दी पावर n बचेगा, और +0 तो 0 का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमने डिफरेंशिएशन किया रिजल्ट आया x टू दी पावर n। हाँ ये क्या है सर, ये तो वो टर्म है जिसको हमने इंटीग्रेट किया था, इंटीग्रेशन किया था x टू दी पावर n का, तो ये आया था x टू दी पावर n+1 बटा n+1। सर ये दुनिया गोल है सर, सर ये तो झोल है, ये तो सारा दुनिया गोल है। मतलब जिसको हम इंटीग्रेट किए थे, जिसको हम इंटीग्रेट किए थे, उस रिजल्ट को डिफरेंशिएट करने पर वही आ गया जिसको हम इंटीग्रेट किए थे। ये एक दूसरे का उल्टा हो रे, उल्टा हो। मतलब आप कह सकते हो इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एक दूसरे का एग्जैक्टली क्या है, उल्टा। एक दूसरे का एग्जैक्टली क्या है, उल्टा। पहले हमने x टू दी पावर n को इंटीग्रेट किया, फिर उसको हम डिफरेंशिएट कर दे तो x टू दी पावर n आ गया, फिर उसको इंटीग्रेट कर दे तो भाई यार, ए भाई रे भाई रे भाई, देख रे भाई। और ये तो हमने थ्योरी से किया तो समझना थोड़ा फील करना मुश्किल था, हम फंक्शन से करेंगे तो और आसान होगा। तो चलो डिफरेंशिएशन में क्या होता है बेटा, फील इसको याद रखो। डिफरेंशिएशन में क्या होता है सर, पावर बाहर आ जाता है और पावर को 1 से कम कर देते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाता है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर को 1 से बढ़ा देते हैं और पावर को डिवाइड करते हैं। इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे और पावर घटा रहे थे, इसमें पावर बढ़ाते हैं और डिवाइड करते हैं। डिवाइड किससे करते हैं, बढ़े हुए पावर से। और ये जो है ना सारे n के वैल्यू के लिए वैलिड है, बट नॉट वैलिड फॉर एक n की वैल्यू जिसके लिए वैलिड नहीं होता है, वो इंपॉर्टेंट है। नॉट वैलिड फॉर n इज इक्वल टू -1। ये सारे n के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 -1 0 कुछ भी रख दो, सबके लिए वैलिड है। इंटीग्रेशन में एक लिमिट है कि सबके लिए वैलिड है, लेकिन n का पावर -1 के लिए वैलिड नहीं है। अभी हम देखेंगे कि कब वो वैलिड नहीं है तो फिर क्या होता है। अब चलो उसका एप्लीकेशन सीख लेते हैं बेटा। क्या एप्लीकेशन है, y इज इक्वल टू x टू दी पावर 5। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन हम करते हैं y का x के साथ में, ये इंटीग्रेशन का साइन है। y क्या दिया हुआ है, y क्या दिया हुआ है, x का पावर 5, y है x का पावर 5, तो y की जगह पर रखेंगे x का पावर 5 इंटू dx, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। अब x टू दी पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x टू दी पावर 5 का इंटीग्रेशन होगा x टू दी पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1, ये तो होगा x टू दी पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1, और लिमिट नहीं दिया तो प्लस सी ऐड कर दो। बताओ रिजल्ट क्या होगा, x टू दी पावर 6 बाई 6 प्लस सी। प्लस सी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, अगर तुम नहीं भी ऐड करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। ये है y इज इक्वल टू 1/x², तो यहां पे इंटीग्रेट करोगे 1/x² इंटू डी एक्स। तो बताओ क्या हम x को ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -2 इंटू डी एक्स आएगा। हाँ अब इसका इंटीग्रेट करो तो x का पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1। अब x का पावर -2 प्लस 1 तो जाएगा x का पावर -1, देखो ना -2 प्लस 1, -2 में 1 जोड़ोगे तो -1 बटा ये -1, तो ये टर्म हो जाएगा निगेटिव ऑफ 1/x। x के पावर -1 को नीचे लाओगे तो 1/x होगा और निगेटिव साइन के साथ, सही है। अच्छा एक काम करते हैं, एक काम और करते हैं जो भूल गया मैं, इसको डिफरेंशिएट करो तो टर्म को, इसको डिफरेंशिएट करो तो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/6 कांस्टेंट है बाहर, 6 बाहर, देखो 1/6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा। x टू दी पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6x टू दी पावर 5 प्लस 0, 6 से 6 कट गया, x टू दी पावर 5 इज आंसर।
और इंटीग्रेशन किसका किया था? x टू दी पावर 5 का। x टू दी पावर 5 का इंटीग्रेशन ये आया, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया। तो यहां से ना तुम्हें एक चीज और याद रहेगी कि डिफ्रेंशिएशन करने में हम पावर को बाहर लाते हैं, पावर को 1 से कम करते हैं, और इसी का उल्टा है ना, इंटीग्रेशन करने में हम पावर बढ़ाते हैं और पावर को डिवाइड करते हैं। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन में डिवाइड। बहुत ईजी है। यस, मैं कहाँ कह रहा हूँ मुश्किल है। प्लस ही ऐड करना कर, नहीं करना मत कर, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ही फ्री का है। फ्री के चंदन रगरा हो रघुनंदन, और रघुनंदन फ्री के चंदन रगरा हो रघुनंदन। समझ नहीं आया? सबको फील आ गया, तुमको समझ नहीं आया? डिफरेंस आइडेंटिफाई कर लो बेटा, मैं क्या ही बोलूँगा। सबको फील आ गया और तुमको समझ नहीं आया। वाह बेटा वाह वाह। चलो, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन, जैसे साइन थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा, इसको रिप्रेजेंटेशन अभी कर देता हूं, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन ना हो। साइन एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन डीएक्स के रिस्पेक्ट में होगा, और साइन थीटा है तो डी थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। तो अगर फंक्शन मेन थीटा का है तो थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, एक्स का है तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। साइन एक्स का डेज के रिस्पेक्ट में क्या होगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। कॉस का सिंपल होता है साइन एक्स। ठीक है सर, लेकिन इसको फील कराओ अब। सर ये तो ठीक है, कहीं कुछ गलत ना हो, इसके लिए थोड़ा फील जरूरी है, तो आप फील कराते हैं। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन करना जरा क्या होता है? सर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, माइनस पहले से लगा था तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, देखो प्लस साइन थीटा। ओ भाई साहब, साइन का इंटीग्रेशन क्या? सर साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा। अब बताओ फील है कि नहीं? अब बताओ फील है कि नहीं? एक बात बताओ, इस साइन थीटा का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, क्या करता हूं? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, क्या करता हूं? साइन एक्स का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं, कॉस एक्स आता है, हाँ, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स आएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स आएगा। ये तो बहुत आसान हो गया यार, इतना इजी है यार, ये सब चीजें इतनी कितनी स्मूथ और इजी है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन थीटा। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। बात तो ढंग की कर रहे हो आप। यस, आई एम टॉकिंग अ बात ऑफ ढंग का। पर सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? टैन थीटा। जिसकी नीड नहीं है मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। सर टैन थीटा का नहीं पढ़ना है। टैन थीटा पूरे फिजिक्स में आज तक यूज नहीं आया, और ये है भी नहीं सिलेबस में, नॉट इन सिलेबस। टैन थीटा का इंटीग्रेशन में पढ़ना ही नहीं है। कहीं आगे कहीं सर, कहीं थोड़ा, कहीं कहीं, और लो 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 लो, कहीं नहीं आएगा, कोई नीड नहीं है। तो ठीक है, e टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए लॉजिकली? मान ले तुम्हें पता नहीं है तो लॉजिकली निकालो, और पता भी है तो इसको लॉजिकली हमें वो बताओ, एक्सप्लेन करो, लॉजिकली एक्सप्लेन करो, लॉजिकली एक्सप्लेन करो। भाई 3 दिन और 2 रात हो गए, मैंने सच में नहीं सोया हूं, 1 घंटे सोया था बस। बताओ।
ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होगा, क्योंकि ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई टू द पावर एक्स होता है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई टू द पावर एक्स होता है, इसीलिए ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई टू द पावर एक्स होगा। बहुत आसान है, ठीक है। 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग एक्स। 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स। बोलो हाँ कि ना? 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग एक्स। बोलो हाँ कि ना? सर क्यों? क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन बोलो। अच्छा प्लस सी ऐड करो ना ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इसके लिए काहे स्पैम करो। सर प्लस सी नहीं हुआ है ऐड, तो ऐड करके जैसे पता नहीं क्या कर लेगा, ये नीड ही नहीं है इतनी। इसकी नीड ही नहीं है इतनी, बताओ। तो 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग एक्स। 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सोच के देख, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, इसलिए 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स। सर लॉग एक्स का इंटीग्रेशन, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करे तो नॉट इन सिलेबस, मत कर देना 1 अपॉन एक्स। भाई साहब तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन सर 1 अपॉन एक्स, क्यों? क्योंकि 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स होता है। मारूंगा क्या 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स होता है? नहीं भाई, कहां होता है? सर थोड़ा एक मिनट सर, थोड़ा समझने दो। हाँ समझ, क्या 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स होता है? नहीं भाई, 1 अपॉन एक्स को डिफरेंशिएट कर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। सर 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स नहीं, 1 अपॉन एक्स नहीं होगा। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स नहीं होगा, नहीं। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स है, ये सही है। लेकिन log x का इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स गलत है, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन log x नहीं होता। तो सर log x का इंटीग्रेशन फिर क्या होगा? नॉट इन सिलेबस। तो कोई फिजिक्स का ऐसा सवाल नहीं बन सकता, नो। कुछ ना कुछ होगा, लेकिन सिलेबस में नहीं है भाई। मैं तुम्हें पढ़ा भी दूंगा, अगर तुम थोड़ा बहुत भी पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो भरोसा कर लो, इसका कोई यूज नहीं है। सर लेकिन हमको करा दो तो करा दूंगा, उसका रूल आता है, इलेट लगाना पड़ेगा, फिर मैं करा दूंगा। एक कह एक्स लॉग एक्स प्लस सी, करा दूंगा, चल करा दूंगा, लेकिन फिजिक्स में कहीं यूज नहीं आएगा, ये गारंटी है। फिजिक्स में कहीं यूज नहीं आएगा, ये गारंटी। नॉट इन सिलेबस का मतलब हमारे नीट फिजिक्स में उसकी यूज नहीं है। नॉट इन सिलेबस का मतलब है हमारे फिजिक्स सिलेबस में उसका कोई यूज नहीं है। नॉट इन सिलेबस का मतलब ये हुआ कि फिजिक्स सिलेबस में कोई उसका यूज नहीं है। नॉट इन सिलेबस का ये मतलब हुआ, ठीक है? ठीक है भाई, चलो इसका इंटीग्रेशन करो। y बराबर एक्स क्यूब का, y बराबर एक्स क्यूब का क्या होगा? एक्स क्यूब इंटू डी एक्स है, तो x का पावर 4 बटा 4 प्लस सी होगा। बोलो हाँ कि ना? सर बहुत इजी है, क्यों? क्योंकि सही है, x टू द पावर 3 है, इंटीग्रेशन करेंगे तो x टू द पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 हो जाएगा। y बराबर रूट एक्स है मान लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब रूट एक्स का मतलब क्या होता है? x का पावर हाफ इंटू डी एक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूट एक्स? रूट एक्स इज x का पावर हाफ इंटू डी एक्स। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x का पावर हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1 इज 3/2, तो x टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई हाफ प्लस 1 इज 3/2। 2 को चाहो तो ऊपर ले जाओगे तो 2/3 x का पावर 3/2 इज योर। प्लस सी ऐड करना है तो लास्ट में कर सकते, ये तो हमने कर ही दिया था, ये तो हमने कर ही दिया था, ये तो हमने कर ही दिया था।
ठीक है। अब कांस्टेंट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट रूल ऑफ इंटीग्रेशन, रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो कांस्टेंट रूल ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो उसको इंटीग्रेशन से हम क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। जैसे y इज इक्वल टू सी इज टू फंक्शन ऑफ x, मतलब कोई कांस्टेंट है सी, कोई कांस्टेंट है सी इज अ कांस्टेंट, वेयर सी इज कांस्टेंट, सी कोई कांस्टेंट है। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे y इंटू डी एक्स, जब आप इंटीग्रेट करेंगे y इंटू डी एक्स, तो यहां पे y को क्या रखेंगे सर, c इंटू फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स। अब जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से क्या होता है बेटा, बाहर आ जाता है। सर जैसे डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता था कांस्टेंट, वैसे हाँ, जैसे डिफरेंशिएशन में अगर कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई है तो उस कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देते थे, उसी तरीके से इंटीग्रेशन में अगर कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई है तो उसको बाहर निकाल देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखें y बराबर 5x², अब जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे तो y की जगह पे क्या रखेंगे, 5x² इंटू डी एक्स। इसमें जो भी फिक्स और कांस्टेंट नंबर है उसको हम बाहर रखते हैं, 5 को बेटा बाहर रखेंगे, x² इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन होगा। 5 तुम्हारा कांस्टेंट है बाहर, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो सर, x² का इंटीग्रेशन होगा x² प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू प्लस सी, इंटू प्लस सी बराबर बराबर 5 रहेगा एज इट इज, x का पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इज 3 प्लस सी। ये देखो तो आंसर आएगा क्या? क्या आपको समझ आया कि कांस्टेंट रूल क्या कहता है? आपको समझ आया कि कांस्टेंट रूल क्या कहता है, कांस्टेंट रूल का क्या सिग्निफिकेंस है? जैसे y इज इक्वल टू 3 साइन एक्स है, बताइए, तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे y इंटू डी एक्स तो y के जगह पे रखेंगे 3 साइन एक्स, जहां पे 3 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स आएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स आएगा, तो 3 बाहर, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, माइनस कॉस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस के डिफरेंशिएशन में निगेटिव और साइन के इंटीग्रेशन में निगेटिव, तो ये आएगा आपका जवाब, ये आएगा आपका जवाब। सही है क्या? ये है क्या? कह रहा हूं कुछ नाश्ते के लिए ले लेना, है ना, 2 लोग आएंगे, तो कुछ ऐसे फ्रूट्स वगैरह या ऐसे कुछ हेल्दी बताओ। ठीक है क्या? हार्ड क्वेश्चन तब करोगे ना जब इजी से शुरू करेंगे, तब तो हार्ड करेंगे। चल y बराबर 5x है, अब इसका इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, वाई की वैल्यू है 5x, तो 5x इंटू डी एक्स, 5x इंटू डी एक्स, 5 कॉन्स्टेंट है बाहर चला जाएगा, 5 कॉन्स्टेंट है बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, तो 5 कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन x का पावर कुछ नहीं है तो 1 लेते हैं, हाँ, तो x का पावर हो जाएगा 2/2, अरे 1 + 1 2/2, तो आएगा 5x² 2 + c। अच्छा, यहां पे तो सबसे ज्यादा गलती कर सकता है बच्चा, जो तुमको कमेंट बॉक्स में दिखेगा भी, कमेंट बॉक्स में दिखेगा भी, वो देखना, y बराबर 5 है, इंटीग्रेशन निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ y, इंटीग्रेशन ऑफ y का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, तो y की वैल्यू क्या है 5 इंटू डी एक्स, हाँ सर y की वैल्यू है 5 इंटू, y की वैल्यू 5 है ना। अब सर बताओ कैसे करोगे, अब तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, नहीं कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा, होगा क्या कि कांस्टेंट को तुम इंटीग्रेशन से बाहर निकालो, यहां पे क्या बचा, कुछ नहीं, यहां पे 1 बचा, कुछ नहीं है, तो हाँ सर 1 लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ कि 5 बाहर है, इंटीग्रेशन कर रहे हो, 1 को x⁴ भी लिख सकते हैं क्या सर? कैसे? अरे कोई भी नॉन जीरो का पावर 0 करोगे तो रिजल्ट तो 1 आएगा ही, अगर तुमने 5 को बाहर निकाल दिया तो यहां पे 1 बच रहा है, हाँ सर 1 बच रहा है,
तो 1 को हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 0, 5 को बाहर रखो, एक्स टू द पावर 0 का इंटीग्रेशन करोगे एक्स टू द पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, ये बनेगा। हाँ सर, 5 बाहर है, एक्स टू दी पावर ये आ गया आपका 1 और नीचे 0 प्लस 1 इज 1, तो 5x आपका आंसर आ जाएगा। सी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, सी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब यहीं से हिंट लेके जो मैं नेक्स्ट लिखने वाला हूं उसमें आपको मजा आ जाएगा। सर अगर y बराबर 1 होता, फाइन इंटीग्रेशन ऑफ y, तो क्या होता सर आंसर? तो फिक्स है 1 है, फाइन इंटीग्रेशन ऑफ y, तो इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स लिखेंगे, y की वैल्यू है 1, तो 1 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर देंगे, 1 बाहर, 1 बाहर, लिखो ना लिखो एक ही बात है। हाँ, तो यहां पे इंटीग्रेशन आएगा, 1 को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 0 इंटू डी एक्स, 1 को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 0 इंटू डी एक्स। अब एक्स टू द पावर 0 है तो ये लिखेंगे 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स आएगा क्या? हाँ, मतलब 1 का इंटीग्रेशन एक्स है। अगर मैं यहां पे लिखूं 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स आ रहा है, मतलब अगर इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ डीएक्स ही तो है, देखो ये क्या इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स क्या है? एक्स। इसीलिए हम इंटीग्रेशन ऑफ डीए जब लिखते हैं ना तो सीधा ए लिख देते हैं। छोटे छोटे टर्म्स के एरिया का हम सम कर रहे हैं तो क्या हो जाता है? ए। अब इसको फील करना जरा, और फील आ जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर फील है। इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, डीएक्स मतलब छोटा छोटा पार्ट ऑफ एक्स को जोड़ेंगे तो एक्स आएगा। तो फॉर्मूला भी फील भी यही कहता है और फॉर्मूला भी यही कहता है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर, छोटा छोटा एम आर का टुकड़ा करके और फिर जोड़ दो। डी मतलब एकदम छोटा सा पार्ट लिया एम आर का और फिर सारा पार्ट को जोड़ दिया तो एम आर बन के बाहर आ जाएगा। छोटा छोटा पार्ट काट दो और फिर उसको जोड़ दो तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर इज एम आर। इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर इज एम आर। बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम आर इज एम आर। सही है एकदम। एडिशन रूल समझो, कई बार एक ये भी तुम्हें काम आएगा, ये भी याद रखना। इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स वाई तो एक्स इंटू वाई आएगा, पैटर्न ही वही है। इंटीग्रेशन ऑफ डी पी प्लस पी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एम, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, इंटीग्रेशन ऑफ डी इज ई, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इज एम, इंटीग्रेशन डी पी इज पी, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स वाई इज एक्स वाई। पैटर्न 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 है, पैटर्न है, कंसेप्ट है, उसको पकड़ो। जो पैटर्न है, कंसेप्ट है, उसको पकड़ो। नेक्स्ट देखो, एडिशन रूल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ इंटीग्रेशन, सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ इंटीग्रेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ इंटीग्रेशन। एडिशन रूल क्या कहता है बताओ? एडिशन रूल क्या कहता है? जैसे y इज इक्वल टू, मान लो है एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस ई का पावर एक्स, और हमें इंटीग्रेट करना है। फाइन इंटीग्रेशन ऑफ y, फाइन इंटीग्रेशन ऑफ y, हमें y को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। तो y बराबर है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस ई का पावर एक्स, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस ई का पावर एक्स, और हमें y को इंटीग्रेट करना है। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। अब देखना, जल्दीबाजी नहीं, इसको विजुअलाइज करके देखना, इसको विजुअलाइज करके देखना। इस y को यहां पुट करो तो इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, इस y को यहां पुट करो तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स। सर समझ आ गया? समझ आ गया। अब एक्स स्क्वायर को पहले इंटीग्रेट करो, सर कर लिया एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करो, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर लिया, प्लस ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन करो। अब यहां पे जो रूल है वो समझिए, हम क्या कर रहे हैं कि ये ब्रैकेट के अंदर y की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस ई का पावर एक्स यहां रखा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस ई का पावर एक्स। सबसे पहले इंटीग्रेट करो एक्स स्क्वायर को, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, फिर करो कॉस एक्स को, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, फिर करो ई का पावर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स। क्या हम इंटीग्रेशन और ई का पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर इसमें लाएंगे? देखना, दूर से देखो और इसको महसूस करो, तभी याद रहेगा लंबे समय तक। दूर से देखो और इसको महसूस करो। क्या ये dx और इंटीग्रेशन का साइन x में जाएगा? हाँ, ब्रैकेट के अंदर जाएगा। देखो ब्रैकेट के अंदर ये भी और ब्रैकेट के अंदर ये एक्स स्क्वायर पे। फिर
इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर cos x पे और ये dx यहाँ पे, फिर इंटीग्रेशन का साइन e का पावर x और dx। सौर गजब हो। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन में पावर एक से ऐड कर देते हैं, 2 था तो ये हो जाएगा 3/3 प्लस cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका सिंपल साइन x, सिंपल साइन x माइनस नहीं, सिंपल साइन x प्लस e का पावर हो जाएगा e का पावर x प्लस c ऐड करना तो ऐड कर दो, कोई बुराई नहीं है। बताओ, सोचो इजी है कि नहीं है बताओ। y बराबर मान लो है तुम्हारा e का पावर x प्लस 1/x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, ये 4, ये 3, ये 5। अब बहुत बड़का फंक्शन है, बहुत बड़का फंक्शन में टर्म तो सिर्फ एडिशन में ही है। हाँ, अब यहाँ पे एडिशन में टर्म्स तो है, लेकिन रूल जब लगाओगे ना तो रूल को ध्यान से लगाना पड़ेगा। इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल के साथ साथ कांस्टेंट वाला भी लगेगा। क्या लगेगा? कांस्टेंट वाला भी लगेगा। जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे y इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे y के जगह पे रखोगे 4e का पावर x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स माइनस 3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस बाहर -5 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। आप क्या कर रहे हो? इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा टर्म निकालना है। इस पूरे टर्म में से सबसे पहले तुम इसका इंटीग्रेशन निकाल दिए, फिर तुम इसका इंटीग्रेशन निकाल दिए, फिर तुम इसका इंटीग्रेशन निकाल दिए और फिर तुम इसका इंटीग्रेशन। देखो ना क्या है, ये y बराबर इतना, इसको पूरे को इंटीग्रेट करना तो पहले इसको ही किए, 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा e का पावर x प्लस 1/x का इंटीग्रेशन, -3 बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर का, -5 बाहर आ जाएगा साइन x का। ठीक है, 4 तुम्हारा बाहर, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही रहेगा प्लस, अब देखो 1/x का log x होता है, याद रखना। सिर्फ 1/x में ही अलजेब्रिक फंक्शन वाला इंटीग्रेशन नहीं लगता है। -3 बाहर, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x का पावर 3/3। देख, -3 कांस्टेंट की तरफ बाहर, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x का पावर 3/3 -5 बाहर, साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा तेरा cos x प्लस c। साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? cos x प्लस c। बोलो, तो प्लस माइनस का यहां पे ध्यान रखते हुए सवाल को सॉल्व करना है। साइन एक्स का क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे गलती कहाँ हुई? एक जगह पे तो गलती यहाँ पे हुई है आपसे कि साइन एक्स का खुद माइनस कॉस एक्स होता है तो ये प्लस हो जाएगा। एक छोटी सी गलती हो, याद करो, याद करो कंसेप्ट को, थ्योरी को अच्छे से, नहीं तो गलत हो जाएगा भाई बा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब मान लो कि y इज अ फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स का हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? सर हमें लिमिट फिक्स दी हुई होगी। अब मान लो यहां पे लिमिट है x1 और अपर लिमिट है x2, जिसका आप इंटीग्रेशन करते हैं ना, जिसके रिस्पेक्ट में उसकी लिमिट रखते हैं। अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रही है? और y की इंटीग्रेशन हो रही है dx के रिस्पेक्ट में। क्या बोलोगे? इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ y जो कर रहे हो भी तो फंक्शन ऑफ x है। इंटीग्रेशन ऑफ जो y कर रहे हो, y किसका फॉर्मूले में आएगा? x के फॉर्मूले में आएगा। तो लिमिट किसका रखेंगे? x का। अब मान लो y(x) का इंटीग्रेशन करके y'(x) आ रहा है, जाएगा ना इंटीग्रेशन करके अलग फंक्शन बनेगा। जो भी यहाँ पे y(x) है उसका इंटीग्रेशन करके मान लो y'(x) आ रहा है, तो यहाँ पे लोअर लिमिट है आपका x1, अपर लिमिट है x2। अब क्या करेंगे कि जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट आया है x के फंक्शन में, जो भी इंटीग्रेशन का रिजल्ट है उसमें पहले अपर लिमिट रखोगे, पहले अपर लिमिट रखोगे, x2 पहले रखोगे। इंटीग्रेशन का जो रिजल्ट है उसमें पहले x के जगह पे, उसमें पहले x के जगह पे अपर लिमिट रखोगे। क्या रखोगे? अपर लिमिट रखोगे। और फिर ये क्या रखोगे? लोअर लिमिट रखोगे। तो आया क्या? इंटीग्रेशन ऑफ y'(x), मतलब इंटीग्रेशन ऑफ y'(x), अपर लिमिट रखोगे, x से पहले अपर लिमिट रखोगे x2, माइनस जो इंटीग्रेशन का रिजल्ट है उसमें लोअर लिमिट रखोगे। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है।
जो भी आंसर है एक्स के फंक्शन में उसमें अपर लिमिट की वैल्यू पहले रखेंगे माइनस फिर उसमें एक्स के पे लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पे सी ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो आओ इसको यूज करते हैं फिर। आओ इसको यूज करते हैं फिर। नहीं करोगे यूज? यूज तो करना पड़ेगी ना, यूज तो करना पड़ेगी ना। आओ इसको हम यूज करते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। फाइंड इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 इज इक्वल टू 1 टू x2 इज इक्वल टू 3। मान लो 1 से 3 तक इंटीग्रेशन करना है, तो हम यहाँ पे लोअर लिमिट हम आपको दे रहे हैं, x की लोअर लिमिट हम दे रहे हैं 1 और x की अपर लिमिट दे रहे हैं 3। तो जब आप यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे y इंटू डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो आप रखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लोअर लिमिट x की है 1 से 3 तक इंटीग्रेट होगी। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, x का पावर 3 बटा 3, लिमिट रखोगे 1 से 3 तक। अब लिमिट की असली कहानी आप यहाँ पे पुट करना सीख लीजिए, आप यहाँ पे लिमिट रखना सीख लीजिए। सबसे पहले हम x के जगह पे रखेंगे उसका अपर लिमिट 3, तो सर 3 को तो कांस्टेंट है बाहर निकाल लो। हाँ, 3 को अंदर लेके घूमने का कोई लॉजिक नहीं है, तो 3 को बाहर निकाल लो, x की जगह पे रखोगे अपर 3, 3 का क्यूब माइनस x की जगह पे रखोगे 1, 1 का क्यूब। ऐसा ही है क्या? 1/3 तो तुम्हारा बाहर चला गया, 1/3 तो तुम्हारा बाहर चला गया। x की जगह पे अपर लिमिट रखो 3, 3 का क्यूब क्या आएगा, 3 का क्यूब 27, और फिर माइनस लोअर लिमिट रखोगे x की जगह पे 1। क्या समझ में आया ये? 1/3 बाहर, 3 का क्यूब हो जाएगा 3 3 9 3 27, ये आपने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया हुआ है, 1 का क्यूब 1, 27 में से 1 जाएगा 26/3, 26/3। समझ में आया क्या? 26/3। चलो ये करो, फिर क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। लगता है चांद आ गया है। हेलो 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 हेलो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। फाइन इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 की वैल्यू 1 टू x2 की वैल्यू 3। तो इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स करोगे, तो y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और इसका इंटीग्रेशन कर दो dx के रिस्पेक्ट में, इसका इंटीग्रेशन कर दो dx के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे रूल कौन सा यूज करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में। लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3। क्या 2 टर्म का इंटीग्रेशन होगा? हाँ, जब एडिशन करोगे तो इंटीग्रेशन 2 टर्म में तो होगा ना भाई, इंटीग्रेशन 2 टर्म में होगा। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स का पावर 3/3, लिमिट रखोगे 1 से 3 तक, प्लस देखो ये इंटीग्रेशन में लिमिट रखने वाली चीज ना शांति से होती है। 2 तुम्हारा कांस्टेंट है बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx करोगे, लिमिट रखोगे 1 से 3 तक। सबसे पहले अपर लिमिट रखो 3, तो 3 का क्यूब माइनस एक्स पे लोअर लिमिट रखोगे 1, 1 का क्यूब बटा 3 है ये, प्लस 2 बाहर। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 बाहर चला गया तो dx का इंटीग्रेशन होगा x, x लिमिट रखोगे तुम 1 से 3 तक। तो ये तो तुम्हारा हो गया 9, 27 में से 1 जाएगा 26/3, प्लस 2 बाहर। अपर लिमिट x से जहाँ पे अपर लिमिट रखोगे 3 और लोअर लिमिट रखोगे 1, 3 में से 1 जाएगा 2 दूना 4, तो आएगा 26/3 प्लस 4। एलसीएम ले लो 3, तो 4 3 12 और 26, तो 8 और 3 38/3, 38/3 आ रहा है भाई।
अच्छा एक एक पता है क्या निकाला, उधर 2x छोड़ दिया, एक में लिमिट रखा दूसरे में नहीं रखा। अबे चमन चोमू, लिमिट तो दोनों में रखना पड़ेगा ना यार, कैसी बातें कर रहा है। लिमिट तो दोनों में रखना पड़ेगा ना भाई। चलो ये करके दिखाओ फटाफट, ये करके दिखाओ। हाँ भेज दीजिए भेज दीजिए। ओके। if y is equal to 5, if y is equal to 5, then integration of integrate it from x1 is equal to 2 to x2 is equal to 1। पर पहला ज्यादा है दूसरा कम है। हाँ वैल्यू लेना है ना, वो तो सवाल में कुछ भी वैल्यू ले सकता है, वो तो बेटा सवाल में कुछ भी वैल्यू ले सकता है ना। x1 को 2 लिया है, x2 को 1 लिया है। चलो इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स, वाई की वैल्यू तुम्हारी 5 है, तो 5 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे 2 से 1 तक, तो 5 बाहर, और dx का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा x, लिमिट रखोगे 2 से 1 तक, 5 बाहर, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 1 है, तो 5 बाहर, x पे रखोगे 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 5 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5। सोचो, वो जो लिमिट दिया हमें उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा ना, तो जो भी लिमिट दिया उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा ना, जो भी लिमिट दिया उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई बाई 2 तक, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन खुद क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन पता है ना, माइनस कॉस थीटा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा का लिमिट रखेंगे हम 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, ये ट्रिग्नोमेट्री में एसएचएम में बहुत काम आता है। तो माइनस बाहर हो गया, इसको बाहर रख दो। अब कॉस थीटा में थीटा के जगह पे रखोगे पाई बाई 2, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस, लोअर लिमिट पुट करोगे माइनस, लोअर लिमिट थीटा के जगह पे रखोगे 0, कॉस 0। अब मुझे बताओ माइनस बाहर रहेगा, हाँ, कॉस पाई बाई 2 हो गया तुम्हारा 0, कॉस पाई बाई 2, कॉस 90 0 होता है, और कॉस 0 होता है 1, तो ये हो गया माइनस 1, कॉस 0 डिग्री 1। ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, क्या आंसर, लो प्लस 1 आ जाएगा, क्या आंसर बताओ। साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई तक, 0 से पाई तक, तो साइन थीटा का वैल्यू होता है माइनस कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस थीटा, लिमिट रखेंगे 0 से पाई तक। बेटा माइनस आ गया ना, उसको बाहर फेंक दो यार, माइनस इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई नहीं, उसको बाहर बाहर रखो। पहले अपर लिमिट थीटा के जब पाई रखो कॉस पाई, माइनस फिर थीटा के जब 0 रखो कॉस 0। अब मुझे बताओ, माइनस बाहर रहेगा, कॉस पाई इज माइनस 1, हाँ, और कॉस कॉस पाई माइनस 1 होता है, माइनस फॉर्मूले का कॉस 0 1, ये माइनस वन क्या होगा माइनस 2, ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 2 इज आंसर। आज मेरे घर पे दो दो AIR 1 आएंगे, शायद एक आ गया एक आ रहा है। अगले साल तुम भी आना घर पे, नाश्ता कराऊंगा। मैं क्लास में क्या बुलाऊं यार, क्लास में जाते जाते थक गया वो। हेलो, कहाँ हो सर, कहाँ हो, कहाँ पे पहुँचे। अच्छा अच्छा, तो घंटी तो बजाते, मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है, 1 2 मिनट को मैं आ गया। कितने क्लास में बुलाया यार, नहीं आ गया, घर के बाहर करा है, उसको वेट कराते हैं। देखो देखो, तुम्हारे लिए उसको वेट करा रहे हैं, AIR 1 को बाहर गेट पे खड़ा करा दिया तुम्हारे लिए। देखो तुम अपनी वैल्यू पहचानो बेटा, अपनी वैल्यू पहचानो। चलो इधर देखो,
कॉस थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन है 0 से पाई तक। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखेंगे? 0 से पाई तक। तो सबसे पहले अपर लिमिट रख दो, साइन पाई माइनस साइन 0। साइन पाई कितना होगा? 0 और साइन 0 होता है 1। साइन 0 0 होता है, तो ये 0 ही आ गया भाई। यस कौन 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 आ जा आ जा आ जा। मैंने सोचा कि घर पे बुलाता हूँ, थोड़ा नाश्ता वास्ता कराता हूँ और मैथिली में बात करेंगे। आ जाओ बैठो बैठो, क्लास चल रही है। हाँ यहीं से क्लास लेता हूँ मैं। बैठो बैठो, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, बैठिए। अभी लाइव है? कोई हाँ लाइव क्लास चल रही ना अभी, जैसे क्लास चलती है वो क्लास चल रही है। आपको लाइव में देते तो आपको स्टूडेंट को आ जाइए आ जाइए आ जाइए। बोल भी रहा था बच्चा, आएगा तो थागत आएगा क्या? नींद आ रही है? आ जाइए आ जाइए। तथागत भी आए, उसकी मम्मी आई है घर पे आज, है ना। तो हम लोग तो एक ही गांव से हो गए लगभग लगभग, थोड़ा दूर है। तो मैं छोटा सा इनके लिए गिफ्ट लाई हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, इसमें तो ये चाय पीने का काम नहीं आएगा, घर का शोभा बढ़ाएगा ये। थैंक यू सो मच। ठीक है बैठिए। ये रूपाली है। बैठिए आप, बैठिए बैठिए सर बैठिए ना। तो ऑफिस से बोले 11 बजे पहुंचना है। कहाँ पहुँचेंगे ना, तो हम मैं चलूंगा ना। अच्छा, मैं अच्छा, चलूंगा मैं ठीक, चलूंगा। ठीक, कुछ खाना पिलाओ। अच्छा पंखा नहीं चलाया गया आपने? मैथिली में बात करो दो चार, देखते हैं बोलना आता कि नहीं, बोलो। मैथिली में बोलो। मैथिली में बोलो ना। चलो दे कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा तेरा साइन थीटा, और लिमिट रखेंगे पाई से 2 पाई। ठीक है, अब सुनो, अब तुम्हें मैं एक एम आई स्टार को, चांद को बुलाऊंगा। चांद अभी रास्ते में, वो नहीं आया। चांद रास्ते में, वो अभी नहीं है, बुला दूंगा उसको, है ना। ठीक है ना। तो इधर देखो, इधर देखो, इसका एम आई स्टार बताता हूँ सर। इसका एम आई स्टार क्या होगा? इसका एम आई स्टार होगा इंटीग्रेशन मतलब एरिया। हाँ, और एरिया जो होता है ना बेटा, साइन थीटा का, जब तुमने देखा कि साइन थीटा का ग्राफ ऐसा बनता है, याद करो। हाँ सर, ग्राफ ऐसा बनता है साइन थीटा का। अगर मैं साइन थीटा का थीटा के साथ ग्राफ बनाऊं तो ऐसा बनेगा। अब साइन थीटा का जब इंटीग्रेशन किया मैंने, तो कहाँ से कहाँ तक किया? 0 से पाई बाई 2 तक। तो ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई होगा। तो ये एरिया 1 आया है, ये एरिया भी 1 आता है, पाई बाई 2 से सिमेट्रिक ग्राफ है। ये एरिया -1 आता है, ये एरिया -1 आता है। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन तो एरिया देता है। हाँ, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब साइन थीटा का एरिया निकालना है 0 से पाई बाई 2 तक, ये 1 आएगा। 0 से पाई बाई 2 तक देखो 1 आएगा। अब हम साइन थीटा का 0 से पाई तक कर रहे हैं, तो ये 0 से पाई तक कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक एरिया अंडर द कर्व 2 आएगा। देखो 2 आया है, देखो 2 आया है। अरे भाई साहब क्या आग लगा दी। अब कॉस का ग्राफ बनाओ, तो यहां बना लेता हूं मैं, आगे चलकर सीधा रिजल्ट लिखूंगा। अगर मैं कॉस थीटा का ग्राफ बनाता हूं थीटा के साथ, तो क्या इस तरह का ग्राफ बनता है? इस तरह का ग्राफ बनता है। हाँ सर, इस तरह का ग्राफ बनता है। तो यहां पे ये एरिया होगा +1, ये एरिया होगा -1, ये एरिया होगा -1, ये एरिया होगा -1, सॉरी +1। अब ये 0, कॉस का ग्राफ तो ऊपर से 0 होता है, पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। अब देखो इंटीग्रेशन है तुम्हारा कॉस थीटा का 0 से पाई तक। अब ये बेटा 0 और ये यहां तक पाई, पाई कहाँ जाएगा? 1 मिनट, पाई कहाँ गया? ए है, सॉरी 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 सॉरी, गलत लिख दिया। ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। तो 0 से पाई तक, यहां तक, तो ये 0 और ये पाई, यहां से यहां तक का एरिया बोलो, +1 -1 0। तो देखो इंटीग्रेशन 0। कॉस थीटा का पाई से 2 पाई तक,
एक मिनट, पाई से 2 पाई तक, तो ये -1 + 1 ये भी 0 आएगा। तो भाई तू इंटीग्रेशन लिख बस। अब मैं साइन थीटा का लिख दूं 0 से पाई तक, साइन थीटा का। अब साइन थीटा का 0 से पाई तक मतलब ये यहां से यहां तक, तो 2 आएगा इसका आंसर, करके देख लो। अब बताओ एकदम मजा आ गया कि नहीं आ गया? सर ऐसे तो साइन थीटा कॉस थीटा का लिमिट रख के इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, तो आप दे दो हम एरिया से देख लेंगे। हाँ अब दे दो हम एरिया से देख लेंगे। चलो ये तुम्हारा होमवर्क है। और माइनस का ग्राफ, अरे यार ये कुछ नहीं होता है, साइन थीटा ग्राफ ऐसा होता है, पीछे ऐसा बनता है, आधा 1 1, ये -1 -1, ऐसे देख ले। मजा आया कि नहीं? चलो बेटा थका वो एक्स्ट्रा क्लास में दे दूंगा। अभी इंटीग्रेशन के बहुत सारे कंसेप्ट सीखने हैं आपको। आपका धन्यवाद। सॉरी आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, थैंक यू सो मच। चैप्टर खत्म नहीं हुआ अभी।